सबसे पहला क्वेश्चन तो बहुत इजी दिया है। आज के इसमें देख रहे हैं कुछ क्वेश्चन बायोलॉजी का आपका थोड़ा उल्टा पटक क्वेश्चन दिया है। और यहाँ पर प्रक्षालन मशीन की बात कर रहा है, जिसको वॉशिंग मशीन हम लोग कहते हैं। और ये वॉशिंग मशीन हमारा किस प्रिंसिपल पे काम करता है, वो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। वॉशिंग मशीन हमारा किस है प्रिंसिपल पे काम करता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आप सीधा आप सभी लोग जानते होंगे कि वॉशिंग मशीन हमारा क्या करता है। तो सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रिंसिपल पे हमारा काम करता है। वॉशिंग मशीन की अगर हम बात करते हैं, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो एक बात याद रखना कि ये जो हमारा वॉशिंग मशीन हमारा है, ये सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रिंसिपल पे हमारा काम करता है। ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये किस सिद्धांत पे काम करता है, तो ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। ये हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रिंसिपल पे काम करता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये किस पर काम करता है, क्योंकि ये हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रिंसिपल पे काम करता है। इसको अपकेंद्रन के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग यहाँ पर अपकेंद्रन कहते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अपकेंद्रन के प्रिंसिपल पे हमारा काम करता है। एक्चुअली में होता क्या है, जब वॉशिंग मशीन हमारा इस तरह से हमारा रोटेट करता है कपड़ा को इस तरह से धोने के समय, ये हमारा क्या करता था, ऐसे रोटेट करता है। तो जाहिर सी बात है मेरे भाई, वॉशिंग मशीन में इसमें देखिएगा आपको क्या होता है। मान लेते कि ये कपड़ा है और ये रोल कर रहा है, तो आप देखना कि इसके अंदर की तरफ एक बल लगता है, जिसको हम लोग अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, और जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। इसी के लाइन में हमारा इधर की तरफ एक फोर्स काम करता है, जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, और उसको एफसी डैश कहते हैं। तो यहां पर जो हमारा ये है, इसको हम लोग एफसी डैश की हम बात करेंगे, क्योंकि ये क्या करता है, जो कपड़ा वगैरह इसके अंदर हमारे होते हैं, उस कपड़ा से पानी को निचोड़ करके क्या करता है, तो बाहर कर देता है, और कपड़ा को पूरी तरीके से उसके गंदगी को बाहर कर देता है। इसीलिए ये फोर्स रेस्पॉन्सिबल नहीं है, ये फोर्स रेस्पॉन्सिबल है, जो कि गंदगी को बाहर कर रहा है। तो आपको एक बात ध्यान रखना है, यहां पर दोनों फोर्स देखने को मिलता होगा, लेकिन ये फोर्स हमारा रेस्पॉन्सिबल नहीं होता। अंदर वाला फोर्स रेस्पॉन्सिबल नहीं है, जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, ये रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है। रेस्पॉन्सिबल हमारा ये होता है, और इसी को हम लोग कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसी को हम लोग कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के नाम से हम लोग जानते हैं, क्योंकि ये कपड़ा से गंदगी को बाहर कर देता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण हमारा होगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा बाहर के डायरेक्शन में हमारा लगता है। और इसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम लोग सूडो फोर्स के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो सूडो फोर्स कहते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा मेरे भाई, कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोले या सूडो फोर्स बोले, ये हमारा हाइपोथेटिकल होता है, ये काल्पनिक होता है। इस बात को आप ध्यान रखना। ये कैसा होता है, काल्पनिक हमारा होता है, जबकि ये वाला जो फोर्स हमारा अंदर की तरफ लगता है, वो वास्तविक होता है। इन दोनों तो मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होंगे, लेकिन दिशा दोनों का अपोजिट होता है। तो इस क्वेश्चन का आप सीधा आंसर करेंगे, जब कभी भी आपके सामने में अगर दे देता है ऐसा क्वेश्चन, तो आप कहेंगे सर वो हमारा किस प्रिंसिपल पे काम करेगा, तो अपकेंद्रन के प्रिंसिपल पे काम करेगा, जिसको सेंट्रीफ्यूगेशन हम लोग कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे यहाँ आगे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। अब एक मान लीजिए कि डायलिसिस की हम बात करते हैं, डायलिसिस हमारा क्या होता है, तो एक बात आप जान लीजिए कि डायलिसिस की हम बात करते हैं, डायलिसिस आपको पता होगा कि डायलिसिस हमारा क्या होता है। तो ब्लड वगैरह को फिल्टर करने की एक विधि होती है, इस बात को ध्यान रखना। हमारा जो ब्लड होता है, उस ब्लड को फिल्टर करने की विधि होती है। ब्लड को फिल्टर करने की विधि होती है, जिसको हम लोग करने की विधि होती है, फिल्टर करने की विधि को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको डायलिसिस कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो डायलिसिस की जरूरत कब होती है, जब दोनों किडनी फेल कर जाता है लोगों का। अगर किसी का दोनों किडनी फेल कर जाए, यदि किसी का दोनों किडनी अगर फेल कर जाए, दोनों किडनी फेल हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में क्या करते हैं, तो डायलिसिस करते हैं। तो मेरे भाई दोनों किडनी फेल करता है ना, तो डायलिसिस होता है। और डायलिसिस में क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर ब्लड का फिल्ट्रेशन नहीं होता है, वो हमारे शरीर के बाहर मशीन से फिल्टर होता है। इस बात को ध्यान रखना। तो ये हमारा होगा। एक हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस की हम बात करते हैं। तो आपको मेरे भाई ध्यान रखना है कि अगर रिवर्स ऑस्मोसिस की अगर बात होती है, इसकी बात हो रही है, अगर मान लेते कि रिवर्स ऑस्मोसिस की अगर हम बात करते हैं, ये जो रिवर्स ऑस्मोसिस हमारा होता है, जैसे पानी वगैरह को देखते होंगे फिल्टर करने के लिए आप आरओ लगाते हैं। तो रिवर्स ऑस्मोसिस कहने का मतलब हमारा शॉर्ट फॉर्म में अगर देखिएगा, तो इसी को आरओ कहते हैं। तो इसे रिवर्स ऑस्मोसिस में हमारा क्या होता है, उच्च सांद्रता वाले जो विलयन होते हैं, उसको निम्न सांद्रता वाले में धकेल दिया जाता है। लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए याद रखना है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें मेम्ब्रेन का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का इस्तेमाल होता है। इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का इस्तेमाल होता है। इस बात को ध्यान रखना, इसका इस्तेमाल हमारा होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसका इस्तेमाल हमारा होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस की बात करते हैं, तो इस क्वेश्चन के वैसे आंसर आ गए, पहला ऑप्शन हमारा यही राइट हो जाएगा।
चलिए, मेरी आवाज जा रही होगी, एक बार सभी लोग बोलेंगे मेरे भाई। पुष्पम कुमारी, इस बार पूरा साउंड खत्म हो गया सर, साउंड प्रॉब्लम। हेलो 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 हेलो, मैक टेस्ट। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब नमक में पानी में सॉरी जब नमक पानी में मिलाते हैं तो क्या होता है। सॉरी, जब पानी में नमक मिलाते हैं तो क्या होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अच्छा एक बात बताइए, जब पानी में नमक मिलाते हैं, जैसे आप खाना पकाते हैं, तो खाना पकाते समय आप नमक मिलाते हैं कि नहीं मिलाते हैं। जल्दी खाना पकाने के लिए आप क्या करते हैं, नमक मिलाते हैं। जल्दी खाना पकाने के लिए आप क्या करते हैं, अगर जल्दी खाना पकाना होगा तो इसी से पता चल जाएगा। यदि जल्दी खाना पकाना होता है, जल्दी खाना पकाना होता तो आप क्या करते हैं, नमक मिलाते हैं। बताइए, आप नमक ऐड कर देते हैं, जल्दी खाना पकाने के लिए आप नमक मिलाते हैं। आप नमक क्यों मिलाते हैं, क्योंकि नमक जो है ये पानी में घुलनशील होता है। आप सब्जी में नमक नहीं मिलाते हैं, आप चावल में नमक नहीं मिलाते हैं, आप पानी में नमक मिलाते हैं। और जैसे ही नमक मिलाते हैं ना, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग कहते हैं क्वथनांक बिंदु। बॉइलिंग पॉइंट को क्या कहेंगे, तो इसको क्वथनांक बिंदु के नाम से हम लोग जानते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, तो कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट हमारा बढ़ जाता है। और जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा तो हम लोग नॉर्मल जानते हैं कि जो पानी है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा जी, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होगा। अब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाने का मतलब है कि बॉइलिंग पॉइंट का जो टेम्परेचर हमारा होगा वो कितना होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट का जो टेम्परेचर हमारा होगा वो कहीं ना कहीं 100 डिग्री सेंटीग्रेड से हमारा क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट से अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से अगर ज्यादा टेम्परेचर अगर हमारा हो जाता है, तो इसके पास जो एक्सेस टेम्परेचर होगा वही जल्दी खाना को पका देगा। इसके पास जो एक्स्ट्रा टेम्परेचर आपका बढ़ गया, वही एक्स्ट्रा टेम्परेचर क्या करता है, तो खाना को जल्दी पकाता है। वही खाना को क्या करता है, तो कहेंगे खाना को जल्दी पका देता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इससे ये पता चल रहा है कि अगर हम जल्दी खाना पकाते हैं तो नमक मिलाते हैं, नमक मिलाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, यानी क्वथनांक बिंदु बढ़ जाता है। तो आप सबसे पहले क्वथनांक घटेगा नहीं, क्वथनांक और जमाव दोनों घटता है, तो ये नहीं हो सकता है। तो देखिए, ऑप्शन एलिमिनेशन भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको आना चाहिए, ये आपका स्मार्ट तरीका होता है। दूसरा है कि क्वथनांक बढ़ जाता है, बिल्कुल बढ़ जाएगा। और अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है तो फ्रीजिंग पॉइंट मेरे भाई ऑलरेडी हमारा घट जाता है, वो जल्दी फ्रीज नहीं होगा। वो जल्दी फ्रीज नहीं होगा, उसका जमाव बिंदु और घट जाता है, और आपका घट जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो हम सीधा कहेंगे अगर बॉइलिंग पॉइंट उसका बढ़ जाता है उस पानी का, तो साथ साथ उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है हमारा क्या होगा, घट जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट पहले 0 डिग्री पर हमारा होगा, तो अब फ्रीज हमारा क्या करेगा, तो 0 डिग्री से कम तापमान पर वो हमारा फ्रीज करेगा नमक मिलाने से। इस बात को ध्यान रखना। तो ये दोनों परिस्थिति पैदा होती है, इस बात को आप हमेशा के लिए याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में बोला गया, ये बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन आपका है। मुख्य अक्ष के बारे में आपसे पूछा गया है, जिसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आप ये समझ लीजिए, गोलीय दर्पण का आप कोई भी दर्पण, गोलीय दर्पण का आप कोई भी फोटो उठा करके ले लीजिए। आप गोलीय दर्पण में आप उत्तल दर्पण ले लीजिए, अवतल दर्पण ले लीजिए, फर्क नहीं पड़ता। इस दर्पण को कौन सा दर्पण कहते हैं, तो आप सीधा कहेंगे सर इस दर्पण को हम लोग यहाँ पर अवतल दर्पण कहते हैं। ये अवतल दर्पण का हमारा फोटो होता है। इसके बीचों बीच जो लाइन पास करता है उसको प्रधान अक्ष कह देते हैं। और एक बात याद रखना मेरे भाई कि ये जो प्रधान अक्ष हमारा होता है, ये जो प्रधान अक्ष हमारा होता है, ये बीचों बीच पास करता है, दर्पण के बीचों बीच पास करता है। और एक बात और जान लीजिए, ये जहां से पास करता है इस जगह पर अगर देखिएगा, तो ये दर्पण पर हमारा लंबवत होता है। तो मेरे भाई प्रधान अक्ष हमेशा याद रखना है कि जब भी हमारा पास करेगा दर्पण के बीचों बीच पास करेगा। और ये प्रधान अक्ष हमारा क्या होता है, इस जगह पर, इस जगह पर अगर देखेंगे, इस छोटे से जगह पर अगर देखेंगे, तो यहां पर ये लंबवत होता है। इसलिए प्रधान अक्ष की बात करते हैं, इस सरफेस पर लंबवत होगा, तो इस प्रधान अक्ष को हम लोग अभिलंब मान के भी चलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो अविलंब भी बोलते हैं। लेकिन याद रखना मेरे भाई कि इसको हम लोग प्रधान अक्ष कहते हैं, इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानते हैं, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और प्रधान अक्ष हमारा कैसा होता है, तो कहेंगे ये काल्पनिक रेखा के रूप में हमारा होता है। ये दर्पण पर एग्जिस्ट नहीं करता, ये तो हम लोग बस पढ़ने पढ़ाने के लिए हम लोग ऐसा यूज करते हैं। और ये डॉटेड लाइन हम इसलिए दिखाएं क्योंकि ये काल्पनिक रेखा होगा। लेकिन याद रखना, चाहे कोई भी दर्पण हो, चाहे कोई भी लेंस हो, चाहे कोई भी दर्पण हो, फर्क नहीं पड़ता। प्रधान अक्ष उस दर्पण पर कितने डिग्री पर होगा, तो प्रधान अक्ष उस दर्पण पर 90 डिग्री पर होगा। आपको लग नहीं रहा होगा, लेकिन होता है। इस बात को ध्यान रखना मेरे में। तो यहां पर कितने डिग्री पर होगा, तो आपको सीधा सीधा समझ में आना चाहिए सर ये 90 डिग्री पर हमारा होगा। इस जगह पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। यहां पर जो कोण बनाता है वो 90 डिग्री कोण बनाता है। इसलिए इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, अविलंब कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। वैसे भी किसी भी सरफेस पर अगर कोई भी वस्तु अगर 90 डिग्री का कोण बनाता है सतह के साथ, तो अविलंब कहलाने लगता है। तो ये भी एक सतह था, यहाँ पर इस सतह पर अगर ये 90 डिग्री कोण बना लिया, तो ये जो पेन है ये आपका अविलंब कहलाने लगता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे।
इसीलिए कहते हैं कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो यह दर्पण पर क्या होता है, अविलंब होता है। किसके बारे में बोला गया, तो प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में बोला गया है। ये जो प्रधान अक्ष हमारा होगा इस गोलीय दर्पण के किसी भी बीचों बीच पास करेगा तो यहां पर हमारा कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर होगा, इसलिए इस प्रधान अक्ष को हम अविलंब भी कहते हैं। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा कहीं ना कहीं टोटली राइट है। इस स्टेटमेंट में कहीं से किसी को शक नहीं होना चाहिए। अगला, आपतन बिंदु हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, जो कि बिल्कुल ही गलत दे रखा है। मेरे भाई हमेशा बोल दिया इसलिए गलत है, हमेशा बोल दिया इसलिए गलत है, क्योंकि आपतन बिंदु की बात करते हैं तो आपतन बिंदु तो कहीं भी हो सकता है। जहां प्रकाश किरणें पड़ेगी उसको आपतन बिंदु कहेंगे। यहां प्रकाश की किरणें पड़ी तो इसको आपतन बिंदु कहेंगे। और प्रकाश किरणें जब समानांतर प्रकाश की किरणें पड़ती है तो ये टकरा करके इस तरीके से हमारा निकल जाती है, ऐसे निकल जाती है। तो मेरे भाई एक बात आपको ध्यान रखना है कि यहां पर आपतन बिंदु हमारा बन जाएगा, यहां आपतन बिंदु हमारा बन गया। इसी तरीके से और भी किरणें जाकर के टकराएगी, मान लेते हैं और भी किरणें जाके टकरा रही है, किरणें जाके टकराई और इसके समानांतर किरणें जाके टकराई, और समानांतर किरणें जब टकराती है तो वो फोकस से पास करती है। इस बात को ध्यान रखना, वो फोकस से ही पास करेगी। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना, अगर वो फोकस से पास करेगी तो हमारा यहां पर आपतन बिंदु कहां हो जाएगा, आपतन बिंदु। अब अगर आपतन बिंदु को अगर देखना चाहते हैं तो उसके लिए ये हो जाएगा। तो आपतन बिंदु जरूरी नहीं कि यहीं पर होगा, आपतन बिंदु इस परावर्तक सतह के किसी भी जगह पर हमारा हो सकता है। इसलिए आपतन बिंदु का मान हम कहेंगे हमेशा मुख्य अक्ष पर कह रहा है, हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पर होगा, जो कि बिल्कुल ही गलत है। हमेशा बोल दिया मेरे भाई, ये बिल्कुल गलत है। एक केस में हो सकता है, जब ऐसे आएगा और ऐसे ही रिटर्न जाएगा तो आपतन बिंदु हमारा फिर यहीं पर हमारा हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई हमेशा तो नहीं होगा, हमारा कुछ भी हो सकता है आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु यहां भी है, आपतन बिंदु यहां भी, आपतन बिंदु किसी भी जगह पे हो सकता है। इस बात को आप ध्यान रखना। तो आपतन बिंदु कोई एक हमारा स्पेसिफिक इस पॉइंट पर ही सिर्फ नहीं होगा। तो आपतन बिंदु की अगर बात करते तो हमारा कहीं भी हो सकता है, हमेशा लिखा है, इसलिए स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। देखो अब अगर मान लेते हैं कि पहला सही है दूसरा गलत है, तब हम लोगों को आंसर क्या करना है, तो हम लोग को आंसर सही करना है। तो दूसरा तो आंसर हमारा हो नहीं सकता, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन एलिमिनेशन आपको हमेशा आना चाहिए, तो ये इसके बारे में चर्चा ही नहीं करेंगे, ए और सी में हम लोग चेक करेंगे। चलो पहला सही है। दूसरा, मुख्य फोकस हमेशा जो होता है वो मुख्य अक्ष पर होता है। जाहिर सी बात है, जब भी हम फोकस की बात करते हैं तो हमारे प्रिंसिपल एक्सिस पर ही होता है। यहां पर हमारा पोल होता है और इधर हम कह दिए कि चलो यहां पर हमारा सेंटर है, और सेंटर के और पोल के बीच में हमारा मुख्य फोकस होता है। तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस पर ही होता है, यानी कहने का मतलब ये हमेशा मुख्य अक्ष पर होगा, मुख्य फोकस। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा राइट है। तो ये दो स्टेटमेंट हमारा राइट है, एक स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया। और इस क्वेश्चन के अगर आंसर करने के लिए जाएंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा यहां पर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा मेरे भाई, तो सीधा कहेंगे सर ऑप्शन नंबर हमारा यहां पर सी करेक्ट हो जाएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सी। आगे चलते हैं, बिल्कुल सी जिनका भी है उनके राइट आंसर्स हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहां पर, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है और हमको लगता है कि एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट करता है और इसके कंसेप्ट को समझना जरूरी होता है। कहता तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 दे रखा। प्रतिरोध का नाम सुने हैं ना, करंट वगैरह जब पढ़ते हैं तो प्रतिरोध आप सुने होंगे, करंट वोल्टेज प्रतिरोध होता है कि नहीं होता है। तो उसी में करंट वोल्टेज के बीच में ये I और V का मतलब क्या है, तो I करंट है और V हमारा वोल्टेज है। तो करंट और वोल्टेज के बीच में ग्राफ है, किसके किसके बीच में, तो करंट और वोल्टेज, करंट I और V वोल्टेज के बीच में ग्राफ को दर्शाता है। तो बताइए R1 और R2 3 के बीच में हमारा कौन सा संबंध हमारा सही है। मेरे भाई इसमें बोला गया कि बताइए कौन सा रेजिस्टेंस हमारा ज्यादा है, कौन सा रेजिस्टेंस हमारा कम होता है। सबसे पहले तो इसको समझने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि ये चीज आपके लिए काम का होगा। अगर एक तरफ y एक्सिस है, दूसरी तरफ हमारा x एक्सिस होगा, और इसके बीच में अगर कोई भी अगर हम ग्राफ खींचते हैं, अगर कोई भी हम ग्राफ खींचते हैं, मान लेते हैं कि ये हमारा ग्राफ है, इसके बीच में कोई भी लाइन आप खींचेगा तो ग्राफ बन जाता है। तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो कैसे निकलता है, तो इस ग्राफ का स्लोप मेरे भाई हमेशा y एक्सिस डिवाइडेड बाय x एक्सिस हम लोग कर देते हैं। तो y एक्सिस डिवाइडेड बाय x एक्सिस हम लोग कह देंगे, तो y एक्सिस डिवाइडेड बाय x एक्सिस हमारा स्लोप होता है। और दूसरे तरीके से अगर आप स्लोप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो स्लोप हमारा tan थीटा भी होता है, स्लोप हमारा tan थीटा भी होता है। तो थीटा हम लोग कहां से लेते हैं, यहां से लेते हैं, यहां से थीटा लेंगे तभी तो tan थीटा बराबर y बटा x होगा, क्योंकि tan थीटा कहने का मतलब हमारा ये y एक्सिस डिवाइडेड बाय हमारा ये x एक्सिस होता है। ये हमारा y है और ये हमारा x है, तो tan थीटा हमारा लंब बटा आधार होता है, इसलिए हम लोग इसको भी इसके बराबर कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे भाई ग्राफ हमारा जो यहां पर दे रहा है, जो स्लोप कैलकुलेट कर रहे हैं, वो y एक्सिस डिवाइडेड बाय एक्सिस कहेंगे तो वो किसके बराबर होगा, तो tan थीटा के बराबर होगा, क्योंकि tan थीटा हमारा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो आप ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो मेरे पास जिसका थीटा ज्यादा होगा उसका tan थीटा ज्यादा होगा, जिसका tan थीटा ज्यादा होगा उसका स्लोप ज्यादा होगा। ये बात आपको एकदम दिख रहा होगा। अब इसमें हम लोग चलते हैं और इस चीज को समझते हैं। अगर हम आपसे जानना चाहते हैं, यहां I और V के बीच में ग्राफ है और आप ओम्स लॉ पढ़ते होंगे, एक बात बताइए मेरे भाई, आप ओम्स लॉ पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, और ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू RI फॉर्मूला आप पढ़े होंगे। और ग्राफ हमारा किसके किसके बीच में, तो इधर हमारा I है और इधर हमारा क्या है, V है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि यहां पर जो ग्राफ है हमारा किसके किसके बीच में, तो I और V के बीच में ग्राफ है।
और किसी एक का आप निकाल लीजिए ना, पहले किसी एक ग्राफ का हम स्लोप निकाल लेते हैं, सबका निकल जाएगा। अगर स्लोप निकालेंगे तो क्या कहेंगे सर, वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, क्योंकि आपने यहां पर कहा कि अगर स्लोप निकालना है तो वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस स्लोप होगा, तो यहां पर वाई एक्सिस में हमारा करंट है और एक्स एक्सिस में वोल्टेज है, तो स्लोप हमारा करंट अपन में वोल्टेज हो जाएगा। करंट अपन में क्या होगा, कहेंगे यहां पर हमारा वोल्टेज हो जाएगा। अब मेरे भाई यहां से करंट अपन में वोल्टेज होता है, तो इससे हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं। बताइए, अगर करंट अपन में वोल्टेज करेंगे तो ये 1 अपन में हमारा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। करंट अपॉन में अगर हम वोल्टेज करते हैं तो 1 अपॉन में आर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि V इक्वल टू आई आर होता है, तो करंट अपॉन में हमारा करंट अपॉन में वोल्टेज 1 अपॉन में आर होगा। और यही हमारा करंट अपॉन में वोल्टेज को ही हम लोग क्या कह रहे हैं, तो यहां पर हम लोग स्लोप कह रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं स्लोप जो निकल करके आया है वो कितना आया है, तो कहेंगे स्लोप निकल करके हमारा 1/r आ गया है। अब मेरे भाई एक बात बताइए, हम आपको ये जानना चाहते हैं कि स्लोप जो होगा हमारा क्या है, तो कहेंगे हमारा रेजिस्टेंस जो हमारा है उसका क्या है, तो कहेंगे उल्टा है। इसका मतलब है जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो हमारे पास ग्राफ ये है, ग्राफ ये है, ग्राफ ये है, तीन वो ग्राफ हमारा दे रखा है। तो सबसे अधिक स्लोप किसका है, जिसका हम लोग स्लोप हमेशा थीटा कहां से, तो एक्स एक्सिस से देखते हैं। थीटा हमेशा कहां से देखते हैं, तो एक्स एक्सिस से देखते हैं। तो मेरे भाई जिसका थीटा ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा, तो हम कहेंगे इसको थीटा 3 कह दिए। और यहां पर हमारा क्या होगा, तो इसको थीटा 1 कह दिए। और ये चूंकि R2 है तो इसको थीटा 2 कह दीजिए। तो इसमें आप कह सकते हैं कि सर इसमें एक चीज हम लोग को दिख रहा है कि थीटा 3 हमारा सबसे अधिक है, उसके बाद थीटा 1 है, और उसके बाद हमारा क्या, तो कहेंगे यहां पर थीटा 2 है। इसका मतलब है जिस तरीके से हमारा थीटा बढ़ रहा है उसी तरीके से हमारा स्लोप भी बढ़ेगा। और जिसका थीटा ज्यादा उसका जिसका थीटा ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा, जिसका थीटा ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा, क्योंकि थीटा ही स्लोप बताता है। तो ऐसी परिस्थिति में स्लोप और रेजिस्टेंस उल्टा रिलेशन में होगा, तो आप सीधा कहेंगे सर थीटा 3 जो है इसका ये रिलेशन हमारा पलट जाएगा और कुछ इस तरीके से हमारा हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हमारा हो जाएगा। यानी कि अगर रेजिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं, स्लोप का रेशियो अगर ये है तो रेजिस्टेंस उल्टा होगा। रेजिस्टेंस जब उल्टा होगा तो R3 का हम कहेंगे सबसे कम, उसके बाद हमारा R1, और सबसे अधिक किसी का होगा तो कहेंगे वो R2 का हो जाएगा। सबसे अधिक किसका होगा रेजिस्टेंस, क्योंकि ये अगर ज्यादा तो ये कम हो जाएगा। तो ये थीटा को स्लोप कहते हैं। थीटा स्लोप होता है, याद रखना, थीटा भी स्लोप है और टेन थीटा भी स्लोप है। थीटा बढ़ेगा तो स्लोप बढ़ेगा, थीटा बढ़ेगा तो टेन थीटा बढ़ेगा, टेन थीटा बढ़ेगा तो स्लोप बढ़ेगा, दोनों में रिलेशन हमारा है। इसलिए अगर थीटा का रिलेशन ऐसा है तो स्लोप का रिलेशन ऐसा होगा, और जब स्लोप का रिलेशन ऐसा है तो उसी का जस्ट उल्टा रेजिस्टेंस का रिलेशन हो जाएगा। तो बता दीजिए मेरे भाई ये ऑर्डर कहां दिख रहा है, तो सबसे अधिक रेजिस्टेंस हमारा किसका है, तो सबसे अधिक रेजिस्टेंस हमारा R2 का है, उसके बाद R1 का है, और फिर सबसे कम अगर किसी का होगा तो हमारा R3 का होगा। बताइए ये समझ में आया कि नहीं। तो आपको हमेशा यही नहीं फॉलो करना है, आपको हमेशा देखना है कि किसके किसके बीच में ग्राफ है। जिसके जिसके बीच में ग्राफ होगा उतना बटे उतना ही उसका स्लोप होगा। और स्लोप किसका ज्यादा, तो जिसका थीटा ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा, उसके हिसाब से आप निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में यहां पर वोल्टेज और करंट के बीच में भी ग्राफ दे सकता है। यहां करंट और वोल्टेज दिया है, यहां पर वोल्टेज करंट कर देगा तो हमारा रिलेशन अलग हो जाता है। आगे चलते हैं, अगला, एक प्रकाश किरण दो माध्यम में पृथक करने वाले एक इंटरफेस पर उसके अविलंब के अनुदिश आपतित होती है। मान लेते हैं मेरे भाई कोई प्रकाश की किरण है और ये इंटरफेस की अगर बात करें तो इंटरफेस हम लोग किसको कहते हैं, इंटरफेस कहने का मतलब होता है मेरे भाई, इंटरफेस कहने का मतलब होता है कि ऊपर मान लेते हैं हमारा हवा है और नीचे कहने का मतलब हमारा पानी है, तो इसको हवा और पानी का इंटरफेस कहते हैं। हवा और पानी का इंटरफेस कहते हैं, हवा का माध्यम अलग पानी का माध्यम अलग होगा, उसी को इंटरफेस कहते हैं। इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो आप मेरे भाई कह सकते हो, इसको हम लोग इंटरफेस कहते हैं। इंटरफेस समझ में आ गया होगा कि हम इंटरफेस किसको कहते हैं, ये कहीं ना कहीं आपको पता चल गया होगा। हवा और पानी को सेपरेट करने वाला इंटरफेस कहलाता है। अब यहां पर समझना है कि इसी इंटरफेस पर कह रहा है कैसा होगा, तो इसी इंटरफेस पर कह रहा है हम लोग को यहां पर इसके लंबवत यहां पर लाइनें खींच देना है। चलो थोड़ा सा इधर और हम इसको कर देते हैं ऐसे करके, क्योंकि इसमें बोला गया है कि एक प्रकाश किरण दो माध्यम को पृथक करने वाले, एक माध्यम हवा है दूसरा माध्यम पानी है, उसको पृथक करने वाला बीच वाला कौन था, इंटरफेस कहलाता है। तो पृथक करने वाला एक इंटरफेस पर उसके इंटरफेस उसके अगले अनुदिश आपतित होती है। क्या आपतित होती है, तो प्रकाश किरणें आपतित होती है। इसका मतलब मेरे भाई कि इसके अविलंब तो यही लाइन होगा, और इसको अविलंब क्यों कहेंगे, क्योंकि इस पर ये 90 डिग्री कोण बना रहा है। इसी के अनुदिश कोई प्रकाश की किरणें अगर आती है, ये प्रकाश किरणें अगर आपतित प्रकाश किरणें हैं, तो मेरे भाई जब 90 डिग्री पर अगर वो टकराता है कभी भी प्रकाश किरणें, तो जिस रास्ते से आया उसी रास्ते में वो रिटर्न हो जाती है। जिस रास्ते से आएगी उसी रास्ते में रिटर्न हो जाती है, क्योंकि वो कितने डिग्री कोण पर यहां पर हमारा 90 डिग्री पर होता है। स्टेटमेंट हम लोग को समझना है। तब कहता है कि ये बताइए ऐसी, अच्छा आपतित होती है और आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच का कोण हमारा क्या होगा, ये पूछा गया है। तो एक बात बताइए मेरे भाई, अगर ये सीधा का सीधा हमारा आ रहा है, तो ये हमारा सीधा का सीधा अगर हमारा आ रहा है, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि यही हमारा अविलंब होगा, यही हमारा क्या होगा, तो कहेंगे अविलंब होगा। और इसका मतलब है कि ये सीधा ही हमारा निकल जाएगा, इसका मतलब है कि ये सीधा ही हमारा निकल जाएगा, इसमें कोई डेविएशन हमारा नहीं होगा, इसमें कोई भी
डेविएशन हमारा नहीं होगा, ये कहीं ना कहीं सीधा ही निकल जाएगा हमारा। ये मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना कि ये सीधा ही हमारा निकल जाएगा इस तरीके से, क्योंकि यही अविलंब है और यही आपतित किरण है, इसका मतलब सीधा का सीधा हमारा निकल जाएगा, इसका मतलब सीधा का सीधा ही हमारा निकल जाएगा। तो आप इसमें क्या कह सकते हो मेरे भाई, तो आपको यहां पर पूछा गया है, आपसे यहां पर पूछा गया है आपतित किरण और अपवर्तित किरण, क्योंकि इसको अपवर्तित किरण कहेंगे, इसको आपतित किरण कहेंगे। 90 डिग्री पर है इसलिए इधर उधर मुड़ेगा नहीं, इस बात को ध्यान रखना। तो ऐसी परिस्थिति में आपको समझना है इस किरण को क्या कहें, तो इस किरण को हम लोग यहां पर कहेंगे ये हमारा आपतित किरण है, ये हमारा आपतित किरण है, और आपतित किरण की दिशा किधर है, नीचे की तरफ है। और ये किरण कौन सी, तो कहेंगे इसको अपवर्तित किरण कहते हैं, ये अपवर्तित किरण हमारा होता है। तो मेरे भाई मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर कोई आपतित किरण भी इधर है और कोई अपवर्तित किरण भी हमारा इधर ही है, तो दोनों के बीच में थीटा का मान कितना होगा, तो कहेंगे 0 डिग्री होगा। थीटा का मान कितना डिग्री होगा, तो कहेंगे 0 डिग्री होगा। और ऐसी परिस्थिति में इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट होगा। हाँ, माध्यम परिवर्तन अगर होता है तो डेविएशन आता है, लेकिन जब 90 डिग्री पर अगर आएगा तो उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लोग आंसर कर सकते हैं, 0 डिग्री हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्वेत प्रकाश का कांच के प्रिज्म से प्रवेश करते ही 7 रंगों में वो विभक्त हो जाता है, इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। आप हजारों बार पढ़े होंगे, आंसर करेक्ट करेंगे। आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है मेरे भाई, ये वाला थोड़ा क्वेश्चन उठपटांग दे रखा है। अगर रियल गैस की बात किया है तो थोड़ा उठपटांग है, लेकिन अगर यही आपको आइडियल गैस के लिए अगर बोलता तो इस क्वेश्चन को हम लोग बना लेते हैं इजी वे में। तो ये वास्तविक गैस के लिए बोला गया है, और किसके किसके बीच में ग्राफ है, तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में हमारा ग्राफ है, पीवी डायग्राम, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में हमारा ग्राफ है, और इसके बीच में हमारा ये ग्राफ है। और कितने परिवर्तन को दिखा रहा है, तो तापमान में जो परिवर्तन है वो कितना परिवर्तन है, तो कहेंगे तापमान में जो परिवर्तन है वो तापमान कितने तरह का तापमान है, तो यहां पर 4 तरह का तापमान में प्रदर्शन को शो कर रहा है। तब कहता है कि उस गैस के क्रांतिक तापमान बताइए कौन से होंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो गैस का क्रांतिक तापमान जो दिखाया है इस डायग्राम में वो आपका T2 को दिखाया है। तो मेरे भाई ये जो ग्राफ हमारा बनता है कुछ इस तरीके का ग्राफ हमारा बनता है, ये कुछ ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके का हमारा बनता है। ये क्रांतिक तापमान का हमारा ग्राफ है, ये क्रांतिक तापमान का हमारा ग्राफ दिखाया हुआ है, याद रखिएगा। ये हमारा इस तरह का ग्राफ आपको याद रखना पड़ेगा, दूसरा इसका कोई उपाय नहीं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि एक पिंड द्रव में तैर रहा है और पिंड एवं द्रव दोनों का घनत्व समान है। मेरे भाई यहाँ पर पिंड का जो घनत्व यानी कि जो वस्तु का घनत्व हमारा है वही घनत्व हमारा किसका है, तो द्रव का है। जो घनत्व द्रव का है वही घनत्व किसका है, तो वस्तु का है। जो घनत्व द्रव का है वही घनत्व किसका है, तो कहेंगे वस्तु का है। तो वस्तु का घनत्व और द्रव का घनत्व आपस में क्या है, तो बराबर है। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तब कहता है यदि पिंड को थोड़ा दबा करके, यदि पिंड को थोड़ा दबा करके क्या करता है, तो यदि पिंड को थोड़ा सा दबा करके छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। लेकिन कंडीशन ऊपर लगा दिया है कि यहां पर जो दो पिंड है, पिंड और द्रव दोनों के घनत्व समान है, दोनों के घनत्व समान है। तो मामला यह है मेरे भाई, अगर घनत्व कम ज्यादा होता तो ऊपर नीचे होता, और जिसका घनत्व कम होता वो ऊपर, जिसका घनत्व ज्यादा वो नीचे हो जाता। लेकिन यहां तो घनत्व एक समान कह दिया। मान लेते हैं मेरे भाई, थोड़ी देर के लिए समझना जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं। ये आपका क्या है, तो एक कंटेनर हम मान लेते हैं, और इस कंटेनर में क्या भरा हुआ, तो इसमें द्रव भरा हुआ है। इसको समझना गौर से, ये कंटेनर है, इसमें द्रव भरा हुआ है, और इस कंटेनर में जो भी द्रव भरा हुआ है उसकी जो डेंसिटी होगी, उसका जो घनत्व होगा, वो कहीं ना कहीं इसके अंदर जो वस्तु को हम डुबा रहे होंगे जबरदस्ती, उसके घनत्व के बराबर होगा। कंडीशन आपका अप्लाई है यहां पर, ये कंडीशन क्वेश्चन में आपका दे रखा है। ये शर्त है कि ये दोनों आपस में बराबर है, उसकी डेंसिटी आपस में बराबर है। अब मान लेते कि हमारा द्रव है, और इसी द्रव में एक वस्तु यहां पर था, और इस वस्तु को क्या कर दिया गया, तो इस वस्तु को मेरे भाई धक्का देकर के यहां पर ला करके, दबा करके यहां पर ला करके इसको छोड़ा गया। तो एक वस्तु, जो वस्तु हमारा यहां था, इस वस्तु को क्या किया, तो इसको दबा करके, ऐसे दबा करके इसको यहां ला करके छोड़ दिया। तो मेरे भाई जहां पर इस वस्तु को ला करके छोड़ेगा, ये वस्तु वहीं रह जाएगी, ये वस्तु वहीं रह जाएगी, ये वस्तु ऊपर नहीं जाएगी, ये वस्तु नीचे भी नहीं जाएगी, क्योंकि मेरे भाई इस वस्तु का घनत्व और जो द्रव का घनत्व होगा वो आपस में बराबर है। तो पहले यहां था, इसको दबाया, दबा करके यहां लाके छोड़ा, तो यहीं रह जाएगा। इसका मतलब है कि ऐसी परिस्थिति में चूंकि घनत्व आपस में बराबर है, तो जहां लाके छोड़ेंगे वो वहीं रह जाएगा। इसका मतलब मेरे भाई जिस जगह पे छोड़ेंगे उस छोड़ी गई स्थिति में ही रह जाएगी। यानी इस क्वेश्चन के आंसर क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। छोड़ी गई स्थिति में ही वो रहेगा, जहां आप इसको छोड़ेंगे वहीं रह जाएगा, क्योंकि दोनों का घनत्व आपस में बराबर है। तो जहां उसको छोड़ेंगे वहीं रह जाएगा, क्योंकि दोनों का घनत्व तो आपस में बराबर है, इसलिए हम कहते हैं ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो आप आंसर क्या करेंगे, तो आप सटीक तरीके से आप आंसर बी करेक्ट करेंगे। परिवर्तन से हमारा क्या होता है, माध्यम के ताप परिवर्तन
तो एक बात आप जान लीजिए, हमने आपको कई बार बोला है मेरे भाई कि इस बात को याद रखना कि जब कभी भी माध्यम की बात करते हैं तो मीडियम्स की हम बात करते हैं, और माध्यम मीडियम्स हमारा क्या होता है, तो माध्यम मीडियम्स कहने का मतलब हमारा ठोस होता है और या तो द्रव होता है, नहीं तो हमारा क्या होगा कहेंगे यहाँ पर गैसियस माध्यम की हम बात करते हैं। तो अगर हम मीडियम की बात करेंगे तो ठोस, द्रव और गैस हमारा होता है, और जब ध्वनि ध्वनि की बात करें तो ध्वनि को गमन करने के लिए ये तीनों चीज हमारा चाहिए होता है। अब कह रहा है कि बताइए अगर माध्यम के ताप में अगर परिवर्तन करते हैं तो बताइए किस पर इंपैक्ट हमारा पड़ता है। मेरे भाई सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन याद रखना है आपको कि उसके फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, तापमान के प्रभाव से फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। इस बात को ध्यान रखना, ये नोट करके मैं लिख भी देता हूं आपको, ये इंपॉर्टेंट है। तापमान के प्रभाव से याद रखना मेरे भाई, तापमान के प्रभाव से इसका सब कुछ बदले, तापमान के प्रभाव सब कुछ बदलेगा, तापमान के प्रभाव से आवृत्ति नहीं बदलती है, ये नहीं बदलती, आवृत्ति नहीं बदलती, इस बात को ध्यान रखना, आवृत्ति नहीं बदलती है, आवृत्ति नहीं बदलती, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्या नहीं बदलेगी, तो आवृत्ति नहीं बदलती, ये बात आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना मेरे भाई कि अगर हम दाब भी बढ़ा देंगे तो ध्वनि की गति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ध्वनि की गति जितनी रहेगी उतनी ही रहती है, तो उस बात को ध्यान रखेंगे, ध्वनि की गति में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन दूसरी बात याद रखना मेरे भाई, तापमान के परिवर्तन से आयाम बदल जाते हैं, उसकी प्रबलता बदल जाती है, ये सब बदल जाएगा, ये परिवर्तित नहीं होता है। यहां कह रहा है कि ध्वनि तरंग जो है आवृत्ति परिवर्तित होती है, जो कि बिल्कुल गलत दे रखा है, परिवर्तन से ध्वनि परिवर्तित हो जाती है, जो कि गलत दे रखा है। ध्वनि तरंग का आयाम बदल जाता है, ये स्टेटमेंट हमारा सही दे रखा है। ध्वनि तरंग की प्रबलता भी बदल जाती है, ये भी सही दे रखा है। ये दोनों बदल जाएगा, लेकिन ये नहीं बदलेगा, तो आंसर क्या करेंगे, दो दो सही हो गया, तो उपयुक्त में से एक से अधिक के साथ आप जाओगे और इस क्वेश्चन का आंसर डी आप राइट करोगे। ये दोनों चीज हमारा बदल जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होना चाहिए। स्पीड और वेवलेंथ भी बढ़ता है, तो एक बात याद रखना मेरे भाई, ये भी याद रखना, तापमान की अगर हम बात करते हैं, तापमान के इफेक्ट से क्या होता है, तो याद रखना तापमान के इफेक्ट से क्या क्या बदलेगा, तो याद रखना हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं साउंड भी उसका बदलेगा, साउंड तथा वेवलेंथ बदल जाता है। तापमान के इफेक्ट से साउंड तथा वेवलेंथ हमारा क्या होगा, तो कि यहां पर हमारा बदल जाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। साउंड नहीं कहिए, यहां पर स्पीड कहिए, स्पीड कहिए ज्यादा सही रहेगा। स्पीड तथा वेवलेंथ हमारा बदल जाता है, ये दोनों हमारा बदल जाता है, आवृत्ति नहीं बदलती, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन के वैसे आंसर जो है आपके गलत दे रखे थे, उपयुक्त में से एक से अधिक आपका राइट होगा। ये सब बदल जाएगा लेकिन वो नहीं बदलेगा, ये चीज आपको ध्यान रखना, आवृत्ति नहीं बदलती है तापमान के इफेक्ट से। अगला, अधिक उपयोग की जाने वाली मशीनें और संरचनात्मक डिजाइन से इस्पात को वरीयता दी जाती है। क्योंकि इस्पात को हम लोग क्यों चूज करते हैं, इस्पात कहने का मतलब क्या, इस्पात कहने का मतलब है कि हम स्टील की बात कर रहे हैं मेरे भाई, इस्पात कहने का मतलब है हम स्टील की बात कर रहे हैं, और स्टील को ही हम लोग क्या कहते हैं, इसी को इस्पात कहते हैं। और एक बात याद रखना, जो स्टील होता है हमारा, ये बहुत अधिक इलास्टिक होता है। ये कैसा होता है, तो इसकी इलास्टिसिटी बहुत अधिक होती है, ये अधिक इलास्टिक होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ये अधिक इलास्टिक होता है। अधिक इलास्टिक होना मतलब अधिक लचीला होना, इसका मतलब ये अधिक क्या होगा कि अधिक हमारा लचीला होता है। अधिक इलास्टिक होना मतलब अधिक लचीला होता है, इसलिए इसको इस्तेमाल हम लोग कहां पे करते हैं, मशीन वगैरह में करते हैं। जो मशीन वगैरह होता है उसके डिजाइन में या उसके संरचना में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, इस बात का। और दूसरी बात है, अगर जो ज्यादा लचीला होता है, ये साउंड एब्जॉर्बर, सॉरी, ये हमारा वाइब्रेशन को भी एब्जॉर्ब करने का काम करता है। इसका मतलब तांबा हो गया, पीतल हो गया, एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम, इन तीनों मटेरियल से इस्पात की प्रत्यास्था क्या होगी, अधिक होती है। अगर इलास्टिक अधिक है, इसका मतलब प्रत्यास्था अधिक है, इसका मतलब मेरे भाई स्टेटमेंट सही है, इस्पात अधिक प्रत्यास्था होता है। तांबा, पीतल तथा एल्युमिनियम से इस्पात अधिक प्रत्यास्थ होता है, ये अधिक इलास्टिक होता है, ये बिल्कुल सही है, इसीलिए इसको इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ये इसका स्टेटमेंट है, इस बात को ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन के तो आंसर आपको यहीं पर दिख रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग ये चूज आउट करेंगे। इस्पात का यंग्स गुणांक सबसे कम होता है मेरे भाई, सबसे अधिक होता है, जिसका यंग्स गुणांक अधिक होता है उसी का वो ज्यादा इलास्टिक होता है। यहां अगर इस्पात का यंग्स गुणांक हमारा कम होगा तो वो कम इलास्टिक हो जाएगा। और इस्पात की प्रत्यास्था सभी धातु की तुलना में सबसे कम होती, जो कि बिल्कुल गलत है मेरे भाई। जितने भी धातुएं आप देखते हैं सभी में सबसे ज्यादा लचीला हमारा क्या होगा, तो स्टील होगा, और स्टील में कार्बन का परसेंटेज कम होना चाहिए, जितना कम होगा उतना ही लचीला होता है।
और इसीलिए जो लचीला है तो वो क्या करता है, वाइब्रेशनल एनर्जी मशीन वगैरह के अंदर जो वाइब्रेशन आता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए मैक्सिमम पार्ट्स वगैरह देखिएगा जो इंजन वगैरह के अंदर का होता है स्टील का बनाया जाता है, नहीं तो फोर्ज स्टील का बनाया हुआ रहता है। नीचे जिस पर मशीन रखा रहता है, जिस पर मशीन रखा रहता है, ये जो हमारा फाउंडेशन होता है जो उसका नीचे बनाया जाता है उसको कास्ट आयरन का कहते हैं, ढलवा लोहा का वो हमारा होता है। आगे चलते हैं आगे मेरे भाई। अगर थ्योरी की क्लासेस अगर किसी को चाहिए तो आपको मैं पहले ही बता दिया हूं, आरंभ बैच की क्लासेस आप कर सकते हैं। 6 to 8 9 10th के लिए क्लासेस आपका थ्योरी क्लासेस है। अगला क्वेश्चन बताइए मेरे भाई, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि सही को चूज करना है। तो आपसे कार्य की बात कर रहा है, और कौन से कार्य की बात कर रहा है, धनात्मक कार्य की बात कर रहा है। ये धनात्मक कार्य को अंडरलाइन कीजिए और उसके बारे में आप सटीक आंसर करने की कोशिश कीजिए। मेरे भाई एक बात बताइए, अगर हम कार्य की बात करते हैं तो कार्य का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, जो वर्क हमारा होता है इसका कार्य का फॉर्मूला होता है, ये हमारा W इक्वल टू हमारा कितना होता है, यहाँ पर एफ एस कॉस थीटा होता है। शायद इस फॉर्मूला को सभी लोग जानते होंगे, इस फॉर्मूला को आप सभी लोग जानते होंगे कि एफ एस कॉस थीटा होता है। तो कार्य का एक फॉर्मूला हमारा होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एफ एस कॉस थीटा कहते हैं। अब यहां पर ध्यान रखना मेरे भाई कि ये जो कार्य हमारा है ये कहीं ना कहीं थीटा के मान पर भी निर्भर करेगा। तो ये हमारा यहां पर फाइनली हमारा एफ एस कॉस थीटा आ गया। तो इस कॉस थीटा का मान अगर देखेंगे तो हमारा 0 भी होगा, हम कहेंगे कॉस थीटा का मान ऋणात्मक भी होगा, धनात्मक भी होगा और शून्य भी हो सकता है, तीनों चीज हो सकता है। तो इसका मान मेरे भाई 0 भी हो सकता है, इसका मान हमारा यहां पर नेगेटिव भी हो सकता है, और इसका मान हमारा क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अब किस किस केस में होगा ये आपको समझना है। अगर मान लेते हैं कि cos 0 की बात करते हैं, तो cos 0 डिग्री की अगर बात करते हैं तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप देखिएगा, या cos 0 की अगर हम बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर देखें, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी जितने भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल देखते हैं, साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, तो हम कहेंगे पॉजिटिव होता है। तो अगर ये मान पॉजिटिव तो इसका मतलब ये मान भी पॉजिटिव हमारा होगा, क्योंकि एंगल की बात कर रहा है, सब में एंगल पर ही निर्भर कर रहा है। हम मेरे भाई कभी भी इस पर अभी चर्चा नहीं करेंगे, इस पर चर्चा में हम सिर्फ एंगल को फोकस करेंगे। अब एक बात बताइए, अगर थीटा का मान नेगेटिव कब होगा, थीटा का मान पॉजिटिव कब होगा, सॉरी ये cos थीटा का मान नेगेटिव कब होगा, cos थीटा का मान पॉजिटिव कब होगा, और cos थीटा का मान 0 कब होगा। तो मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, यदि मान लेते कि थीटा का मान 90 डिग्री मानते, समझना गौर से, यदि थीटा का मान 90 डिग्री होगा तो बताओ cos 90 की वैल्यू कितनी होगी, तो cos 90 की वैल्यू 0 होगी। तो बताओ कार्य कितना होगा, तो कहेंगे एफ एस, और cos 90 अगर पुट करिएगा तो यहां पर एफ आपको कितना मिलेगा, cos 90 0। इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे भाई ये कार्य को क्या कर देगा, तो ये 0 कर देगा। यहां पर कार्य आपको 0 मिलेगा क्योंकि ये वैल्यू 0 हो गया। तो 90 पर तो कार्य हमारा 0 होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बल तथा विस्थापन के मध्य बन रहा कोण अगर 0 डिग्री के बराबर होगा, अगर 0 डिग्री के अगर बराबर होता तो हम कहेंगे सीधी सी बात है, तब तो कार्य 0 हो जाएगा। यहां कार्य को धनात्मक पाना है, कार्य को आपको 0 नहीं करना, कार्य को आपको धनात्मक पाना, इस बात को ध्यान रखना। तो मेरे भाई कार्य को धनात्मक करना है, इस बात को ध्यान रखना, 0 नहीं करना है। हमने बोला था कि कार्य हमारा क्या हो सकता है, तो कार्य हमारा धनात्मक हो सकता है, कार्य हमारा क्या हो सकता है, तो ऋणात्मक हो सकता है, कार्य हमारा क्या हो सकता है, तो शून्य भी हो सकता है। तो कार्य धनात्मक कार्य पर पूछ रहा है, तो मेरे भाई 0 वाला तो आंसर नहीं करेंगे, सॉरी 90 डिग्री वाला आंसर नहीं करेंगे, ये तो हमारा यहां पर हम लोग चेक करेंगे, इसको हम लोग चेक करेंगे 90 डिग्री वाला कहीं है क्या। कह रहा बल तथा विस्थापन के मध्य बन रहा कोण 90 डिग्री से अधिक है, 90 डिग्री से कम है, 0 डिग्री से अधिक है, और 0 डिग्री के बराबर है। यहां तो कहीं बोला ही नहीं है। चलो 90 डिग्री पर नहीं बोला तो इसको हम लोग पहला केस एक मान लेते कि चलो इस केस के बारे में हम लोग वेरीफाई कर लिए। अगर दूसरे केस की अगर मान लेते हैं, अगर मान लेते थीटा का मान 0 डिग्री अगर हो जाएगा, तो बताइए cos 90 अगर 0 होगा तो cos 0 की वैल्यू कितनी होगी, तो cos 0 की वैल्यू 1 होगी। और जब cos 0 की वैल्यू 1 होगी तो हम कहेंगे ये हमारा fs, यहां पर cos 0 डिग्री होगा, इसका मतलब ये fs के बराबर होगा। और ये कहीं ना कहीं मेरे भाई धनात्मक कार्य को दिखाता है, यहां पर पॉजिटिव कार्य हमारा मिला है। ये कैसा कार्य मिला, तो कहेंगे यहां पर हमारा धनात्मक कार्य हमें प्राप्त हुआ है, यहां पर पॉजिटिव कार्य हमें मिला। तो 0 डिग्री पर पॉजिटिव कार्य मिलेगा, इसका मतलब बल और विस्थापन के बीच में हमारा थीटा का मान 0 डिग्री होगा, तो हम कहेंगे धनात्मक कार्य मिलेगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा राइट है, ये स्टेटमेंट राइट है। अगला हम लोग देख रहे हैं, तो बल तथा विस्थापन के मध्य अगर कोण 0 डिग्री से अधिक है, मेरे भाई 0 डिग्री से अगर अधिक है तो वो 0 डिग्री से अधिक होगा तो वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो हम कहेंगे सब कुछ पॉजिटिव होता है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं यहां पर हमारा cos थीटा का मान भी पॉजिटिव होगा। अगर थीटा का मान 0 डिग्री से अधिक है, इसका मतलब मेरे भाई cos 0 की वैल्यू जो होगी वो कहीं ना कहीं यहां पर हम लोग क्या कहें, 0 डिग्री से अधिक हमारा होगा। तो कहीं ना कहीं हम सीधा कह सकते हैं अगर थीटा का मान 0 डिग्री से अधिक होगा तो cos थीटा का मान हमारा क्या होगा, कहेंगे हमारा मान पॉजिटिव ही मिलेगा, ये पॉजिटिव ही मिलेगा। लेकिन 90 डिग्री से अगर अधिक होगा तो वो नेगेटिव हमारा हो जाएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो आपको ध्यान रखना, ये भी हमारा यहां स्टेटमेंट सही हो गया। अगर ये 90 डिग्री से अधिक अगर cos थीटा का मान अगर हो जाता है, तो 90 डिग्री से अगर अधिक होगा तो मेरे पास बात को ध्यान रखना, ये cos 90 डिग्री से अधिक हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में हम कहते हैं कि नेगेटिव कार्य हम लोगों को मिलेगा। तो यहां पर जो कार्य मिलेगा ये नेगेटिव कार्य हम लोगों को मिल रहा है। और अगर 90 डिग्री से अगर कम हो गया, इसका मतलब यहां पर भी आपको
पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, यहां भी धनात्मक चार्ज मिलेगा। तो धनात्मक चार्ज कहां कहां पर मिला, आप इस चीज को चेकआउट कर सकते हैं। यहां पर मिलेगा 90 डिग्री से कम पे मिलेगा, 0 पर मिलेगा, सॉरी 0 डिग्री पर मिलेगा, और 0 से ज्यादा पे मिलेगा, 90 और 0 के बीच में मिलेगा पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, लेकिन 90 से अगर अधिक हो गया तो नेगेटिव चार्ज आपको मिलना है। सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग जाएंगे तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग क्या कहेंगे, तो वहां पर cos थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में सर क्या पॉजिटिव रहता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा अगर चला गया 90 डिग्री से अगर अधिक होगा, तो वैसी परिस्थिति में अगर सेकंड क्वाड्रेंट में देखेंगे तो वो नेगेटिव ही हमारा होगा। मैथमेटिक्स है थोड़ा सा, इस बात को आप समझिएगा और कुछ नहीं है। तो आप कहेंगे सर यहां पॉजिटिव मिला तो ये आंसर हो सकता है, ये आंसर नहीं हो सकता है, यहां पॉजिटिव मिला और यहां पर 0 डिग्री के अगर बराबर होगा तो वो तो मैंने पुट करके ही बताया था, ये भी पॉजिटिव होगा। अगर थीटा का मान 0 डिग्री के बराबर तो यहां पर हमारा क्या होगा, तो पॉजिटिव होगा। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसका मतलब 1, 3 और 4 करेक्ट होगा। ऑप्शन में 1, 3, 4 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर मेरे भाई डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट हो जाएगा। 180 डिग्री का तो बात ही नहीं कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 2 से अधिक आंसर हमारे क्या है, तो राइट है। इस क्वेश्चन का भी आंसर जो है आपका गलत दे रखा था, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आंसर क्या होगा, तो इसका डी आंसर आप करेक्ट करेंगे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि इस क्वेश्चन का भी आपका आंसर, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपसे बोला गया, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को किसके बराबर लिख सकते हैं। यूनिट कन्वर्जन है, बताओ 1 केजी का मतलब क्या होगा। केजी का मतलब होता है 1000 ग्राम। केजी का मतलब क्या होगा, किलोग्राम। केजी का मतलब होता है 1000 ग्राम। इस केजी के जगह पर हम 1000 रख दिए, और मीटर स्क्वायर बोला गया है। तो मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर हमारा होता है। तो बताइए 1 मीटर स्क्वायर बराबर कितना, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये कहीं ना कहीं 10 के पावर 4 सेंटीमीटर हमारा स्क्वायर हो जाएगा। तो इस जगह पर मीटर स्क्वायर की जगह पर हम कितना रखेंगे, तो 10 के पावर 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर रखेंगे, और नीचे में सेकंड में कोई परिवर्तन नहीं, तो नीचे में सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली ये कितना हो गया, तो 10 के पावर 4, 10 के पावर 3, 10 के पावर 7 हो जाएगा। इतना ग्राम सेंटीमीटर का स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हमारा हो जाएगा। मेरे भाई इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी, और किसी भी डेटा में आपको नहीं दे रखा है यहां ऑप्शंस में। इसका मतलब है कि कोई आंसर इसमें से हमारा नहीं होगा, उपयुक्त में से एक से कोई नहीं। आप आंसर क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ई के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर ई आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई आपका करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला है कार्नोट इंजन की बात करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखना। जब हम कार्नोट इंजन की बात करते हैं, ये वो इंजन है जिसको हम लोग आइडियल इंजन कहते हैं। अगर हम कार्नोट इंजन की अगर बात करते हैं तो आपको एक लाइन समझना है कि जो कार्नोट इंजन हमारा होता है इसी को आइडियल इंजन भी कहते हैं, इसी को आइडियल इंजन कहते हैं। और एक बात आप समझ लीजिए, कोई भी चीज मेरे भाई यहां पर आइडियल नहीं होता है। इंजन में तो खास करके क्योंकि घर्षण वर्षण होगा तो वो आइडियल हो ही नहीं सकता है। तो आइडियल कोई भी इंजन नहीं होता, ये बस काल्पनिक हमारा होता है, ये हाइपोथेटिकल चीजें हैं, इस बात को ध्यान रखना। कोई भी इंजन मेरे भाई हमारा 100% नहीं हो सकता है, कोई भी इंजन आइडियल नहीं हो सकता है। ये कैसा है कहेंगे, हमारा काल्पनिक इंजन होता है। बस हम लोग क्या करते हैं, किसी दूसरे इंजन का कंपेरिजन इससे हम लोग करते हैं। तो ये काल्पनिक हमारा होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर ये आदर्श है, अगर ये कार्नोट है, तो इसकी एफिशिएंसी 100% होती है। इसकी एफिशिएंसी कितनी परसेंट होगी, तो ये 100% एफिशिएंट काम करता है। जितना देंगे उतना मिलेगा। अगर 10 जूल एनर्जी दिए तो 10 जूल एनर्जी मिलेगा, इसमें कोई लॉस नहीं होगा। इसके कहने का मतलब हमारा ये होता है, यानी इसकी जो एफिशिएंसी है, इसकी जो दक्षता होगी, इसकी जो एफिशिएंसी है, इसकी जो दक्षता होगी, इसकी एफिशिएंसी जो होगी वो आपकी कितनी होगी, तो 100% होगा, यानी 1 के बराबर होगा। इस बात को ध्यान रखना। जबकि मेरे भाई किसी मशीन की ऐसे एफिशिएंसी नहीं हो सकती है, उसमें घर्षण वर्षण होगा तो लॉस होगा। आप दीजिएगा कुछ मिलेगा कुछ, यानी आउटपुट आपको कम मिलेगा हमेशा इनपुट से। इस बात को ध्यान रखना। और एफिशिएंसी आउटपुट अपन में इनपुट ही हमारा होता है। तो एफिशिएंसी किसी भी इंजन का मेरे भाई, जो वास्तविक में इंजन है उसकी एफिशिएंसी हमारा 100% से कम होता है, लेकिन आइडियल है तो इसकी एफिशिएंसी 100% होती है। इस बात को ध्यान रखना। और दूसरी बात है मेरे भाई, अगर इस आइडियल इंजन की अगर हम बात करते हैं, तो इस आइडियल इंजन की अगर बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है, ये किसी जो कार्यकारी पदार्थ हमारा होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो हमारा किसी भी कह सकते हैं कि हमारा वर्किंग फ्लूइड पर निर्भर नहीं करता है। कार्नोट इंजन की जो एफिशिएंसी होती है, कार्नोट इंजन की जो एफिशिएंसी होती है, इसकी एफिशिएंसी की अगर हम बात करते हैं, कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी वर्किंग फ्लूइड पर निर्भर नहीं करता है। वर्किंग फ्लूइड पर निर्भर नहीं करता है कि उसमें आप कौन सा फ्लूइड यूज कर रहे हो, वर्किंग फ्लूइड पर निर्भर नहीं करता है। फ्लूइड पर निर्भर नहीं करता, ये स्टेटमेंट याद रखना है आपको। वर्किंग फ्लूइड पर निर्भर नहीं करता है,
ये नहीं करता, इस बात को ध्यान। ये किस पर निर्भर करता वो भी आज जान लीजिए। कार्नोट इंजन मेरे भाई किस पर निर्भर करता है, तो टेम्परेचर लिमिट पर निर्भर करता है। ये टेम्परेचर पर निर्भर करता है, इस बात को ध्यान रखना। ये किस पर निर्भर करता है, तो आपको ध्यान रखना, ये टेम्परेचर जो हमारे टेम्परेचर लिमिट दे रखे होते हैं उस टेम्परेचर लिमिट पर निर्भर करता है। ये टेम्परेचर लिमिट पर निर्भर करता है। ये दोनों बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना। तो मेरे भाई कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी सबसे अधिक होती है, 100% होती है, और किसी की एफिशिएंसी 100% से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो यहां पर इसी के बारे में बोला कि इसको कार्नोट बोलते हैं। एक्चुअली में यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। कार्नो लिख दिया है, कार्नोट इंजन हमारा होता है। ये कैसा इंजन की हम बात कर रहे हैं, तो हम यहां पर कार्नोट इंजन की बात कर रहे हैं। और कार्नोट इंजन की हम बात कर रहे हैं मेरे भाई, समान ताप तथा मध्य कार्यरत किसी भी इंजन की दक्षता कार्नोट इंजन की दक्षता से अधिक नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। हमारा सबसे ज्यादा ऑप्टिमम 100% देता है, इससे अधिक इफिशिएंसी किसी का हो नहीं सकता है। कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल राइट है। अगला कहता है कार्नोट इंजन की अगर हम बात करते हैं तो कार्नोट इंजन की दक्षता है कार्यकारी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है मेरे भाई, वर्किंग फ्लूइड पर हमारा निर्भर नहीं करता है कि उसमें हम कौन सा फ्लूइड यूज कर रहे हैं चलाने के लिए, उस पर वो निर्भर नहीं करता है। कार्नोट इंजन की जो एफिशिएंसी है वो टेम्परेचर लिमिट पर निर्भर करता है, तापमान पर निर्भर करता है। तो मेरे भाई ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही बोला गया है, और आपसे सही बोला गया, बताइए कौन सा सही होगा। तो आप सीधा कहेंगे सर 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट हमारे यहां पर क्या होंगे, ये किसी भी सूरत में दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे राइट होंगे। इस दोनों स्टेटमेंट हमारे राइट होंगे, आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी, आपका राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, क्लोर अल्कली अभिक्रिया। मेरे भाई ये बहुत सारे एग्जाम में आपके एग्जाम में आते रहता है, इसलिए यहां से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। अगर कभी क्वेश्चन पूछ दिया तो बताइए इस क्वेश्चन के आंसर क्या करेंगे, एक बार जल्दी से फास्ट। तो एक बात आप जान लीजिए, अगर हम लोग यहां पर क्लोर अल्कली यानी कहने का मतलब है क्लोर क्षार अभिक्रिया की अगर बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं यहां पर, क्लोर क्षार अभिक्रिया की अगर बात करते हैं, तो क्लोर क्षार अभिक्रिया कहां देखने को मिलता है, तो ये अभिक्रिया मेरे भाई मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये अभिक्रिया आपको इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान देखने को मिलता है। कहां पर, तो इलेक्ट्रोलिसिस आप पढ़ते होंगे, इलेक्ट्रोलिसिस जिसको विद्युत अपघटनी कहते हैं, उस इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान ये आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। कैसे, तो इलेक्ट्रोलिसिस में हमारा क्या होता है, तो इलेक्ट्रोलिसिस में हम लोग क्या करते हैं, तो हम पानी लेते हैं, पानी हमारा क्या होगा, H2O होता है, और उस पानी में क्या मिलाते हैं, तो उस पानी में नमक मिलाते हैं, और जब उस पानी में नमक मिलाते हैं तो नमक जो हमारा खाने वाला नमक होता है उसको NaCl कहते हैं। जब आप पानी को नमक में मिला, पानी में जब नमक मिलाते हैं तो ये पानी जैसे ही नमक में मिलेगा मेरे भाई ये क्या बनाता है, ये हमारा NaOH का घोल बनाएगा, और साथ ही साथ यहां से क्लोरीन गैस बाहर निकलेगा, और साथ ही साथ यहां से हाइड्रोजन गैस भी हमारा बाहर निकलने लगता है। इसी को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। कई बार तो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि क्लोर क्षार अभिक्रिया से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, तो याद रखना मेरे भाई, क्लोर क्षार अभिक्रिया से हमें क्या प्राप्त होता है, कास्टिक सोडा प्राप्त होता है। क्लोर क्षार अभिक्रिया से कौन सी गैसें निकलती, तो ये गैसें निकलती है। क्लोर क्षार अभिक्रिया से और कौन सी गैसें निकलती, तो ये गैसें निकलती है। तो मेरे भाई ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, कई बार तो ये पूछा गया सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की जो विधि है उसी को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें हम लोग पानी में नमक मिला देंगे, और जैसे ही पानी में नमक मिलाएंगे तो ये भी टूटेगा, ये भी टूटेगा, ये टूटेगा तो NaCl, और ये टूटेगा तो H और OH माइनस हमारा टूट करके अलग हो जाता है इस तरीके से। लेकिन कौन कौन सी गैसेस बाहर निकलेगी, तो क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस, और साथ में ये निकलेगा। तो आपसे यही पूछा गया, 3 गो उत्पाद आपको मिलता है और यही तीनों उत्पाद आपके होंगे। तो मेरे भाई 3 गो उत्पाद कौन कौन सा होगा, तो यही 3 गो आप देख लीजिए किसमें है। क्या इसमें ऑक्सीजन की बात हो रही है, तो ये ऑप्शन छट गया। क्या इसमें हाइड्रोजन की बात हो रही है, बिल्कुल हो रही है। क्या इसमें क्लोरीन की बात हो रही है, बिल्कुल हो रही है। क्या इसमें NOH की बात हो रही है, बिल्कुल हो रही है। बताओ मेरे भाई क्या प्राप्त हुआ, तो यही प्राप्त हुआ। मैंने आपको क्या बोला, क्वेश्चन एग्जाम में कई बार ये रिपीट करता है, इसलिए क्लोर क्षार अभिक्रिया का क्वेश्चन अगर दिखेगा तो आप तुरंत टिक आउट करके आओगे। एक लाइन में कहानी सिंपल है। इतना बात तो मेरे भाई किसी भी सूरत में आपको आना चाहिए, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है कि बताइए इसमें से कौन सा संतुलित रासायनिक अभिक्रिया हमारा दे रखा है। अगर संतुलित रासायनिक अभिक्रिया की अगर हम बात करते हैं तो हम लोग एटम को बराबर करते हैं, और ऑप्शन नंबर बी को देखिए आपको बराबर दिखेगा। कितने मेरे भाई यहां पर बेरियम है, तो 3 गो बेरियम है। यहां कितना बेरियम है, तो 3 गो बेरियम है। अगर हम सल्फर की बात करते हैं, कितना सल्फर इस साइड में है, तो 3 से गुना, तो 3 गो सल्फर है। इधर देखिएगा कितना सल्फर, तो सल्फर 3 से गुणनफल है, इसका मतलब 3 गो सल्फर बैलेंस है। कितने ऑक्सीजन है, तो 4 और 3 12, यानी कि 12 का ऑक्सीजन है। इधर कितना ऑक्सीजन होगा, तो मेरे भाई 4 3 12 12 ऑक्सीजन होगा। ये तो हमारा बैलेंस है। इसके बाद इसको देखिए, यहां पर 2 गो एल्युमिनियम है, तो यहां पर कितने एल्युमिनियम, तो 2 ही एल्युमिनियम है। यहां क्लोरीन 3 है, 2 से गुना है तो हमारा 6 गो क्लोरीन हो गया। यहां 3 से गुना है 2 गो क्लोरीन को, तो 6 गो हो गया। इसका मतलब ये कंप्लीट
कंप्लीट रूप से बैलेंस इक्वेशन हमारा है। तो एक ही ऑप्शन में हम लोग को दिख रहा है, हम लोग एटम को रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में बराबर कर देते हैं, और अगर वो आपस में बराबर होता है वो एटम, तो उसी को कहते हैं हमारा संतुलित रासायनिक अभिक्रिया हमारा होगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इन सब में अगर आप पाएंगे तो आपको गलत मिल जाएगा। यहां देखिए 2 गो बेरियम है तो 2 गो बेरियम चलो ठीक है, यहां 2 गो सल्फर, 2 से गुना तो 2 गो सल्फर, यहां पर मेरे भाई सल्फर कितने हो गए, सल्फर 3 गो हो गया। तो ये हमारा क्या है, तो हमारा बैलेंस नहीं है। बाद बाकी और सबको आप चेक कर लीजिएगा, आपके हाथ में हम छोड़ दिए हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट, डोबेर्नायर ने ट्राइड्स लॉ दिया था, आपको पता होगा। अगर हम डोबेर्नाइड की अगर हम बात करते हैं, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं मेरे भाई, अगर हम यहां पर डोबेर्नाइड्स की बात करते हैं, तो डोबेर्नायर ने कैसा नियम दिया था, इसको हम लोग ट्राइड्स लॉ कहते हैं। उन्होंने ट्राइड्स लॉ दिया था, इस बात को ध्यान रखना। और ट्राइड्स लॉ जो दिया था वो कैसे दिया था, तो ट्राइड्स लॉ मेरे भाई दिया था कैसा, तो इस बात को ध्यान रखना। बट ये डोबेर्नायर का स्टेटमेंट था कि इसमें अगर तत्व को सजाना है तो बढ़ते हुए द्रव्यमान संख्या के आधार पर सजाना है। और इनका यह भी स्टेटमेंट था कि मान लेते कि लिथियम, लिथियम का द्रव्यमान संख्या कितना, तो 7 होता है। उसके बाद पोटासियम की बात करेंगे 39 हमारा होता है। इन दोनों का अगर हम लोग क्या करता औसत निकालते हैं, तो औसत निकालने के बाद हमारा कितना आता, कहेंगे 23 आता है। उनका कहना था कि अगर इन दोनों का हम औसत निकालते हैं, इन दोनों का अगर हम औसत निकालते हैं, इन दोनों का अगर औसत निकालते हैं, तो यहां पर हमारा क्या होगा, तो 7 प्लस में हमारा 39 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, ये 23 होगा, और ये 23 बीच में हमारा होगा। तो मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, ये इनका ट्राइड्स लॉ हमारा था, इस तरीके से ये ट्राइड्स लॉ था। और भी हमारे पास यहां पर था। तो लेकिन आपको ध्यान रखना है कि डोबेर्नायर की अणुओं की परमाणुकता के अध्ययन करने का पहला प्रयास क्या था, तत्वों के गुणधर्म को परमाणु द्रव्यमान के साथ जोड़ने का पहला प्रयास किया था। मेरे भाई किसके आधार पर किया था, तो तत्वों के गुणधर्म को किसके आधार पर जोड़ने का प्रयास किया था, परमाणु द्रव्यमान के साथ जोड़ने का पहला प्रयास कौन किया था, तो हम कहेंगे डोबेर्नायर को जाता है। इस बात को ध्यान रखना। और उन्होंने ट्राइड्स लॉ दिया था मेरे भाई, बाद में इनका ट्राइड्स लॉ भी फेल कर गया था, आगे हमारा वैलिड नहीं हो पाया था। अगर कीटोन में समजातीय श्रेणी को अगर देखना है तो मेरे भाई हम, और कीटोन में समजातीय श्रेणी को देखना और पहला और दूसरा सदस्य के का ही क्रमशः हम लोगों को देखना है। तो मेरे भाई एक बात बताइए, जब हम कीटोन की अगर हम बात करते हैं, तो कीटोन की अगर बात करते हैं, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, इसका क्रियात्मक समूह क्या होता है, तो इसका क्रियात्मक समूह की अगर हम बात करते हैं, इसका क्रियात्मक समूह अगर हमारा देखते हैं, तो ये हमारा क्या होगा, तो C डबल बॉन्ड O हमारा, ये हमारा क्रियात्मक समूह होता है। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप हमारा होता है। और जब आईपीएससी ने अगर लिखेंगे तो लास्ट में हमारा ओन होता है, इस बात को ध्यान रखना। इसलिए इसमें भी ओन है, इसमें भी ओन है, इसमें भी ओन है, इसमें भी ओन है, इसका मतलब इसमें भी ओन है, ये ओन है। जहां ओन लिखा हुआ दिख गया समझ लेना वो कीटोन ग्रुप का हमारा है, वो कीटोन ही है। अब इसमें बोला समजातीय श्रेणी की बात कर रहे हैं, तो बताइए समजातीय श्रेणी में पहला और द्वितीय हमारा कौन सा होगा, तो पहला हमारा अगर होगा तो मिथेनॉन हमारा नहीं होता है। स्टार्टिंग मेरे भाई कहां से होता है, तो मिथेन, इथेनॉन भी, एथेनॉन जो दे रखा है। समजातीय श्रेणी में कितने का अंतर होना चाहिए, 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का अंतर होना चाहिए। 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का हमारा अंतर होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये हमारा अल्काइल ग्रुप हमारा, ये आर क्या था, किसको इसको हम लोग अल्काइल ग्रुप कहते हैं। ये भी आर क्या है, तो ये भी हमारा अल्काइल ग्रुप होता है, इस बात को ध्यान रखना। तो इधर भी अल्काइल ग्रुप, इधर भी अल्काइल ग्रुप होता है। इसका मतलब जितने अल्काइल ग्रुप होंगे उसमें तो कार्बन होगा ही होगा, और बीच में भी एक कार्बन हमारा यहां पर है। इसका मतलब है मेरे भाई पहला जो कंपाउंड बनेगा वो 3 कार्बन का बनेगा। पहला कंपाउंड कम से कम 3 कार्बन का हमारा बनेगा, तो हम लोग क्या कहेंगे, तो यहां पर जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O, और फिर हम लोग यहां पर CH3 कहेंगे। दूसरा अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा यहां पर CH3 कह दिए और C डबल बॉन्ड O कह दिए, और यहां पर हम लोग क्या कहेंगे, तो यहां पर हमारा CH2 कह दिए, और यहां पर हमारा क्या, तो CH3 कह दिए। ऐसा भी हमारा हो सकता है। तो यहां पर 4 गो हमारा है, तो जाहिर सी बात है कि पहला अगर 3 गो बनेगा तो दूसरा हमारा कितना होगा, तो कहेंगे 4 गो का बनेगा। और अंतर कितने का है, तो कहेंगे यहां पर कितने कार्बन है, तो कहेंगे यहां पर 3 कार्बन हमारा C3 हो गया। कितने हाइड्रोजन है, तो कहेंगे यहां पर 6 हाइड्रोजन हमारा हो गया। कितना ऑक्सीजन, तो कहेंगे 1 ऑक्सीजन हमारा हो गया। यहां पर देखेंगे कितने कार्बन है, तो कहेंगे 4 कार्बन है। कितने हाइड्रोजन है, तो कहेंगे यहां पर 3 3 6 2 8 गो हाइड्रोजन हमारा है। और कितने ऑक्सीजन है, तो मेरे भाई 1 ऑक्सीजन है। इन दोनों में डिफरेंस कितने का होना चाहिए, तो इन दोनों में डिफरेंस CH2 का होना चाहिए। तो बताओ 1 कार्बन का डिफरेंस है कि नहीं है, 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है कि नहीं है, ये समजातीय श्रेणी होगा। तो इसको प्रोपेनॉन कहेंगे और इसको ब्यूटेनॉन कहेंगे, और इस तरीके से मेरे भाई ये आंसर हमारा राइट हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन दे रखा था।
अगला, उसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी किसकी होती है? तो हम लोग जानते हैं ग्रुप में जब हम लोग नीचे की ओर जाते हैं, किधर की बात करते हैं, अगर हम लोग ग्रुप में नीचे की ओर जाते हैं तो एटॉमिक साइज हमारा क्या होता है? बढ़ता है। एटॉमिक साइज बढ़ता है। अगर एटॉमिक साइज अगर किसी का बढ़ता है तो याद रखना मेरे भाई, एटॉमिक रेडियस भी बढ़ता है। एटॉमिक साइज बढ़ेगा, इसका मतलब एटॉमिक रेडियस भी उसका बढ़ता है। अब आपके सामने दे रखा है और इसको अगर आप देखेंगे और इधर से जब हम लोग इधर की ओर जाएंगे, आवर्त में जब हम लोग जाते हैं तो इस आवर्त में क्या होता है? एटॉमिक साइज हमारा घटता है। इसमें एटॉमिक साइज हमारा क्या होता है? यहां पर घटता है। अब आपको बताना है मेरे भाई, इसमें से हमारा क्या होगा? तो हमारे सामने में जो दे रखा है, एक तो मेरे हेलोजन फैमिली का फ्लोरीन क्लोरीन दे रखा है, ब्रोमीन दे रखा है, फिर आयोडीन की बात करेंगे और फिर स्टेंटाइन की बात करेंगे। तो ये हेलोजन फैमिली हो गया। हेलोजन फैमिली 17वें ग्रुप का होता है। उससे पहले हमारा 16वां ग्रुप होता है ओ स से टीपो। ओ स से टीपो याद रखेंगे मेरे भाई। अब यहां पर मामला क्या है कि अगर हम इधर की ओर गए, अगर इधर की ओर हम गए, इधर की ओर अगर हम गए, इधर की ओर गए, इसका मतलब है कि एटॉमिक रेडियस हमारा घटेगा। रेडियस हमारा क्या होगा? कहीं यहां पर घटेगा। और जब ऊपर से नीचे की ओर गए तो एटॉमिक रेडियस हमारा क्या होगा? तो एटॉमिक रेडियस हमारा यहां पर बढ़ेगा। यहां पर एटॉमिक रेडियस हमारा क्या होगा? तो कहीं बढ़ेगा। अब मेरे भाई जो एलिमेंट आपके पास दे रखा है उसी में आप एनालिसिस कीजिए। आपके पास ऑक्सीजन तो घेर देते हैं, आपके पास आयोडीन तो घेर देते हैं, आपके पास क्लोरीन तो घेर देते हैं। इधर जाएंगे तो कम होगा, इधर जाएंगे तो कम होगा, नीचे जाएंगे तो हमारा बढ़ेगा। तो सबसे नीचे कौन है? तो हमारा आयोडीन है। इसीलिए मेरे भाई हम लोग कहेंगे परमाणु त्रिज्या सबसे अगर बड़ी होगी तो किसकी होगी? तो कहेंगे आयोडीन का होगा। और आयोडीन हमारा क्या? तो कहेंगे यहां पर अधातु होता है, इस बात को ध्यान रखना। और आयोडीन हमारा कैसा? अधातु होते हुए भी चमकता है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है और पीएच मान आपको दे रखा है। बताइए मेरे भाई, एबीसीडी करके दे रखा है, उसका पीएच मान आपको दे रखा है। कह रहा है कि बताइए कि हाइड्रोजन आयन का सांद्रता बढ़ते क्रम में हमारा क्या होता है। एक बात याद रखना मेरे भाई, अगर कभी किसी में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अगर बढ़ती है तो याद रखना उसकी अम्लीयता बढ़ती है। उसकी अम्लता क्या होती है? उसकी अम्लता बढ़ती है। और किसी की अम्लता अगर बढ़ती तो याद रखना उसका पीएच मान घटता है। उसका पीएच मान घटता है। तो अगर हाइड्रोजन आयन का सांद्रता सबसे अधिक किसी का होगा तो जिसका पीएच मान सबसे कम होगा। तो पीएच मान सबसे कम किसका है? तो हम कहेंगे यहां पर बी वाले का है, क्योंकि ये बी बीच में है तो हम कहेंगे दूसरे नंबर पर बी है तो हमारा ये हमारा बी का। तो अगर हम कहेंगे पीएच मान सबसे कम किसका होगा तो सबसे कम बी का होगा। तो सबसे कम किसका होगा? तो कहेंगे सबसे कम हमारा बी का होगा। आपसे क्या पूछा है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के बढ़ते क्रम में पूछा गया है। अगर बढ़ते क्रम में देखें तो उसका पीएच मान हमारा सबसे कम होना चाहिए। और बढ़ते क्रम कहने का मतलब हमारा क्या होगा? सबसे अधिक अगर हाइड्रोजन सांद्रता अगर हमारा किसी का होगा तो हम कहेंगे बी का ही हमारा होगा। इसका पीएच मान सबसे कम, उसका हाइड्रोजन सांद्रता सबसे अधिक होगा। इसका मतलब बी का पीएच मान सबसे कम 1 है तो उसके हाइड्रोजन सांद्रता सबसे अधिक होगी। तो मेरे पास बी का तो सबसे अधिक होना चाहिए। तो ये आंसर हमारा छट जाएगा। अब हमारा यहां भी है और यहां पर है। उसके बाद ए की बात करते हैं तो ए में हमारा क्या दे रखा है? 4 है तो हम कहेंगे उसके बाद तो 4 ही वाला ए वाला ही हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या होगा? कि हमारा जो कम वाला है 7 वाले को करेंगे। उसके बाद 7 वाला हमारा कितने नंबर पे है? तो कहेंगे हमारा यहां पर सी हो जाएगा, नहीं डी हमारा हो जाएगा। 7 हमारा क्या होता है? इसको हम लोग डी कहेंगे। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो कौन सा होगा? तो उसके बाद हमारा 9 वाला हो जाएगा। और 9 वाला हमारा क्या कहेंगे? ई हमारा यहां पर है, यहां पर ई हमारा हो जाएगा। और बीच में हमारा सी हमारा सबसे सबसे अगर कम देखें तो ये हमारा सी हो जाएगा। तो यही ऑर्डर फॉलो करेगा। बताइए ऑर्डर किस में है? तो सीई डी ए बी, सीई डी ए बी आंसर करेंगे बी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला हमारा ये मिलान करना है। हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई, इन सभी में अगर हम लोग देखना चाहते हैं, हम लोग जानते हैं कि हमारा जो पारा होता है ये धातु है। और धातु रहते हुए कमरे के तापमान पर यह द्रव अवस्था में होता है। ये बात आपको सबको पता होगा। तो बी का हमारा 4 मैच कर गया। अगर बी का 4 मैच कर गया तो बी का 4 एक ऑप्शन में और आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका यहां पर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा इस क्वेश्चन का नहीं। अगर फिर से मिलान करते हैं मेरे भाई, यहां पर क्या दे रखा है? अगर हम यहां पर फिर से अगर मिलान करते हैं तो बी का 4 नहीं, ये 2 दे रखा था, सॉरी, ये हमारा मैच करेगा तो हम कहेंगे यहां पर मरकरी के लिए हमारा ये हो जाएगा। इसका मतलब बी का हमारा 2 हो जाएगा। और बी का 2 कहां दे रखा था? बी का 2 सिर्फ एक ऑप्शन में दे रखा और आंसर करेंगे ये। बाद बाकी आप जानते ही हैं कि अगर हम सोडियम की बात करते हैं और यहां चांदी की बात करते हैं, चांदी हमारा उष्मा का विद्युत धारा की बात करते हैं तो चांदी हमारा क्या होगा? इसको सोडियम को चाकू से काट सकते, इतना मुलायम धातु होता है। तो ए का हमारा क्या मैच कर गया? तो 4 मैच कर गया। उसके बाद हम कहेंगे सी में हमारा मरकरी है तो सी का हम कहेंगे ये विद्युत सुचालक होता है, विद्युत धारा आसानी से पास करता है चांदी में, तो ये हमारा 1 हो जाएगा। और लेड की अगर बात करते तो ये हमारा क्या होगा? तो लेड हमारा उष्मा का कुचालक होता है। इसका मतलब ये डी हमारा 3 हो जाएगा। यानी कि 4 2 1 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गैसोहोल हम लोग किसको कहते हैं? तो एक बात याद रखना मेरे भाई, गैसोहोल मिश्रण होता है। गैसोहोल की अगर हम बात करते हैं ये किसका मिश्रण है? तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा गैसोहोल है ये मिश्रण हमारा है।
और गैसोहोल किसका मिश्रण है ये आपको बताना है। तो गैसोहोल जो मिश्रण हमारा होता है वो पेट्रोल का होता है, और साथ ही साथ इसमें क्या मिलाते हैं, इथाइल अल्कोहल मिलाते हैं। पेट्रोल के साथ मेरे भाई इथाइल अल्कोहल अगर आप मिला देते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी को हम लोग गैसोहोल के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा। तो गैसोहोल इथाइल अल्कोहल और पेट्रोल का मिश्रण है। ये जो गैसोहोल हमारा है ये किसका मिश्रण है, तो हम कहेंगे यहां पर इथाइल अल्कोहल जिसको, और इन पेट्रोल का ये मिश्रण होता है। तो पहला ऑप्शन हमारा यहां पर राइट हो जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला हमारा देखा कि कपड़े धोने के चूर्ण में अपमार्जक, अपमार्जक का नाम आपने सुना होगा जिसको डिटर्जेंट हम लोग कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग यहां पर डिटर्जेंट के नाम से हम लोग जानते हैं। इस डिटर्जेंट की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो आपको ध्यान रखना है, इस डिटर्जेंट की अगर बात करते हैं, ये खारे पानी यानी कि हमारा हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर दोनों में इस्तेमाल होता है डिटर्जेंट। अब मामला यह है कि डिटर्जेंट में हम लोग क्या मिलाते हैं, तो इस डिटर्जेंट में सोडियम सल्फेट हमारा होता है। इसमें Na2SO4 सोडियम सल्फेट हमारा होता है, साथ ही साथ सोडियम सिलिकेट भी हमारा इसमें मिला होता है। तो सोडियम सल्फेट के साथ साथ हम कहेंगे सोडियम सिलिकेट मिला होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसमें क्या होगा, तो कहेंगे हमारा यहां पर सोडियम सल्फेट भी होता है, सोडियम इसमें सल्फेट भी हमारा होता है, साथ ही साथ हमारा क्या होता है कि इसमें सोडियम सिलिकेट भी हमारा मिला होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो सोडियम सल्फेट और सोडियम सिलिकेट इसमें हमारा मिला होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये दोनों मिलाते हैं तो क्यों मिलाते हैं, क्योंकि मेरे भाई ये क्या करता है, तो जो मिश्रण हमारा पाउडर बनता है उसको ड्राई रखता है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में हमारा काम करता है। ये किसके रूप में काम करता है, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में ये काम करता है। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में ये दोनों काम करता है, यानी चूर्ण जो होते हैं उसको शुष्क रखता है। डिहाइड्रेटन कहने का मतलब उसमें से जो नमी होता है उसको अवशोषित करके चूर्ण को क्या करता है, तो हमारा पाउडर के रूप में रखता है। और दूसरी बात है मेरे भाई, ये सोडियम सल्फेट या सोडियम हमारा सिलिकेट की बात करते हैं तो ये क्षारीय प्रकृति का होता है। ये कैसी प्रकृति का होगा, तो ये हमारा क्षारीय प्रकृति का होता है। तो बताइए मेरे भाई, डिटर्जेंट हमारा कैसा, अम्लीय की क्षारीय? तो आप कहेंगे सर डिटर्जेंट जो हमारा होता है ये क्षारीय प्रकृति का होता है, और इन दोनों का ये काम हमारा होता है। तो ऐसी परिस्थिति में इस क्वेश्चन के आंसर क्या करेंगे, तो आप कहेंगे सर चूर्ण की क्षारीयता बनी रहे और चूर्ण हमारा शुष्क रहे, ड्राई रहे, उसकी नमी को वो अवशोषित कर ले। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ आप जाइए, ऑप्शन नंबर सी के साथ आप जाइए। अगला मेरे भाई, चैप्टर वाइज करके जो हमारी क्लासेस दी गई है, इसमें चैप्टर में फिजिक्स का जो मेन चैप्टर है, केमिस्ट्री का जो मेन चैप्टर है, बायो का जो मेन चैप्टर है, जो आपके एग्जाम में खास करके यहीं से टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3 में क्वेश्चन पूछा गया है, वही चैप्टर वाइज आपका इसमें चल रहा है। तो चैप्टर वाइज की क्लासेस में सिर्फ और सिर्फ चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आपके कराए जा रहे हैं। अगला एक क्वेश्चन है क्लीमेंसन रिडक्शंस की अगर हम बात करते हैं, तो एक बात आप ध्यान रखना, क्लीमेंसन रिडक्शंस की बात करते हैं, इसको हम लोग क्लीमेंसन अपचयन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो कीटोन हमारा होता है, जो कीटोन या अल्डिहाइड हमारा होता है, उस कीटोन या अल्डिहाइड को हम लोग खत्म करने का काम करते हैं, उसको रिड्यूस करते हैं। तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए मेरे भाई कि अगर हम लोग इसको यहां पर देखना चाहते हैं तो हमारा कुछ इस तरीके का हमारा होगा। इसको हम लोग क्या कह दिए, तो इसको हम लोग यहां पर कीटोन कह दिए, इधर भी अल्काइल ग्रुप और इधर भी हमारा क्या अल्काइल ग्रुप, तो इसको हम लोग कीटोन कह दिए। अब इस कीटोन से ये जो कीटोन या एल्डिहाइड, ये कीटोन की अगर हम सॉरी इसको हम लोग कीटोन ही कह देते हैं, ये हमारा क्या कहेंगे, हमारा कीटोन के लिए होता है। जिस तरीके से ये कीटोन के लिए हमारा क्लीमेंसन अब रिडक्शन होता है, वैसे ही हमारा एल्डिहाइड के लिए भी होता है। तो अब मेरे भाई इससे हम लोग क्या करते हैं, तो किसको हम अलग करते हैं, क्योंकि रिडक्शन का हम काम कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग यहां पर रिडक्शन किसका करते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो इसके नाम से ही पता चलता है क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होता है, तो एल्डिहाइड और कीटोन को हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, हटाते हैं। तो एल्डिहाइड की हम बात करते हैं, एल्डिहाइड तथा कीटोन की अगर हम बात करते हैं, तो एल्डिहाइड तथा कीटोन को क्या करता है, तो कहेंगे यहां पर ये अलग करने का हमारा काम करता है। एल्डिहाइड को भी अलग कर देगा और कीटोन को भी अलग कर देता है, को अलग कर देता है, इस बात को आप ध्यान रखें। क्लीमेंसन रिडक्शन हमारा रिडक्शन हमारा है, तो इसमें हमारा क्या बन जाएगा, तो ये हमारा बन जाता है क्या, ये हमारा यहां पर बन जाता है CH2, और CH2 को हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारा अल्केन बन जाता है, ये अल्केन बन जाता है, इस बात को ध्यान रखना। इसमें से कीटोन ग्रुप हमारा गायब हो गया, अगर एल्डिहाइड होता तो वो भी गायब हो जाता, लेकिन किसके प्रेजेंस में ऐसा होता है, तो आपको ध्यान रखना, जिंक अमलगम की बात करते हैं। जिंक अमलगम कहने का मतलब है एक तो हमारा जिंक होगा, अमलगम कहने का दूसरा हमारा मरकरी होगा, उसको जिंक अमलगम कहते हैं। तो मेरे भाई अमलगम हमारा कैसे बनता है, तो अमलगम तभी बनता है जब मरकरी के साथ कोई भी धातु को मिला दीजिए, अमलगम हमारा तैयार होता है, इस बात को आप ध्यान रखना। तो अगर मरकरी के साथ जिंक है तो इसको अमलगम कहेंगे, लेकिन किसके प्रेजेंस में, तो कहेंगे HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसके प्रेजेंस में अगर करेंगे तभी हमारा एल्डिहाइड या कीटोन से हमारा ये फंक्शनल ग्रुप खत्म हो जाता है और अल्केन वगैरह का फॉर्मेशन कर देता है। तो क्लीमेंसन रिडक्शन की अगर हम बात करते हैं उसमें हमारा क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन को हटा दिया जाता है कार्बोनिल कंपाउंड से, याद रखेंगे। नेक्स्ट, आगे दैनिक जीवन में जो मोमबत्तियां होती है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई। हम लोग किसकी बात करते हैं, तो हम यहाँ पर वैक्स की बात करते हैं, और ये वैक्स हमारा क्या है, तो पैराफिन्स होता है। ये हमारे वैक्स क्या है, तो आपको ध्यान रखना, इसको हम लोग पैराफिन्स कहते हैं, ये हमारा पैराफिन्स होता है। और जो पैराफिन्स है इसी को हम लोग अल्केन भी कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना। जो पैराफिन्स हमारा हो इसी को अल्केन कहते हैं, और जो अल्केन या पैराफिन्स दोनों एक ही चीज है, इसका मतलब मेरे भाई ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है।
ये कैसा, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इस बात को आप ध्यान रखना, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, कार्बन कार्बन के बीच में अल्केन में सिंगल बॉन्ड होगा, तो पैराफिन और अल्केन दोनों एक ही चीज होता है, इस बात को आप ध्यान रखना। तो ये सैचुरेटेड हमारा हाइड्रोकार्बन हमारा होगा। तो वैक्स कैसा है, तो कहेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, क्योंकि पैराफिन वैक्स भी हमारा होता है, या तो आप वैक्स कहिए तो पैराफिन वैक्स कहिए, दोनों एक ही चीज हमारा होता है। तो मोमबत्ती में क्या होगा मेरे भाई, तो ये हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा कि वो असंतृप्त होगा। तो सबसे पहले तो मेरे भाई यहां पर संतृप्त हमारा हो जाएगा, और उच्च संतृप्त हाइड्रोकार्बन की हम बात करेंगे। वैक्स में हम कहेंगे यहां पर हाईली सैचुरेटेड हमारा हाइड्रोकार्बन मिलता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये हाईली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिलता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो होगा ही होगा, साथ ही साथ ये हाईली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, ये निम्न नहीं होगा, और असंतृप्त तो हमारा हो नहीं सकता, सीधी सी बात है। और जब ओलेफिन्स की बात करते हैं, जब नेफ्थलिन्स की बात करते हैं, तो ओलेफिन्स और नेफ्थलिन्स जो हमारा होता है वो ऐसा हाइड्रोकार्बन है जो कि हमारा अनसैचुरेटेड होता है, याद रखना। लेकिन पैराफिन्स हमारा क्या है, तो पैराफिन्स हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, और एल्केन को ही पैराफिन्स कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला हमारा दे रखा है कि एक अभिक्रिया दे रखी है, इसको पहचानने का कोशिश कर रहा है कि इसमें से ये कौन सा रिएक्शन को दिखाता है। तो आप यहां पर गौर से देखिए मेरे भाई, यहां पर CH2 लिखा हुआ डबल बॉन्ड हमारा है, उसके बाद हमारा CH है, फिर हमारा क्या दे रखा है, तो CH2 दे रखा है, फिर हमारा यहां पर CH3 दे रखा है। और दूसरा जो हमारा बन रहा है वो हमारा क्या बन रहा है, तो कहेंगे यहां पर हमारा CH3 है, फिर हमारा CH है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर हमारा CH है, और फिर हमारा क्या, तो कहेंगे यहां पर CH3 हमारा दे रखा है। सही है या गलत है? सही है, सही है, सही है, चलो सही है। अब देखो मेरे भाई, इसको अगर हम लोग देखते हैं तो किसने कार्बन है इसमें, तो आप कहेंगे सर एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, चलो इसमें C4 हो गया। कितने हाइड्रोजन है, तो कहेंगे सर दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, तीन दो पांच हाइड्रोजन, पांच तीन आठ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, तो 8 है। दूसरी बात मेरे भाई, इसमें भी देखते हैं, इसमें कितने कार्बन है, तो कहेंगे सर 4 कार्बन है। इसमें कितने हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 6 6 दो मिलकर के कितना होगा, तो कहेंगे 8 को हाइड्रोजन होगा। बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? अगर दोनों ये सेम हो गया, इसका मतलब आपको ये पता चल रहा है कि इसका केमिकल फॉर्मूला सेम है। इसका क्या सेम है मेरे भाई, तो सीधे सी बात है, इसका केमिकल फॉर्मूला हमारा क्या, तो कहेंगे यहां पर हमारा सेम है। अगर केमिकल फॉर्मूला सेम है, अगर मेरे भाई केमिकल फॉर्मूला सेम है, इसका स्ट्रक्चर अलग अलग है, एगो में डबल बॉन्ड पहले स्थान पर है, दूसरे में डबल बॉन्ड दूसरे स्थान पर हमारा है, तो एक में डबल बॉन्ड यहां है, दूसरे में डबल बॉन्ड हमारा यहां है। तो जब मेरे भाई कभी भी डबल बॉन्ड हमारा अलग अलग जगह पर होता है और केमिकल फॉर्मूला अगर सेम होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग आइसोमेरिज्म शो करेगा, लेकिन वो पोजिशनल आइसोमेरिज्म कहलाता है। ये कैसा होगा, तो इसको हम लोग कहते हैं पोजिशन आइसोमेरिज्म के नाम से हम लोग जानते हैं। जो लोग मेरे भाई मेरी क्लासेस कर रहे होंगे, थ्योरी क्लासेस, उनको शायद पता चल गया होगा, इसको हम लोग पोजिशन आइसोमेरिज्म के नाम से हम लोग जानते हैं। ये पोजिशन आइसोमेरिज्म होगा। इसके लिए 2 कंडीशन मैंने बताया था। सबसे पहला कंडीशन हमारा ये था कि डबल बॉन्ड जो हमारा होगा अलग अलग जगह पे होना चाहिए। हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम यहां पर डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, और ये जो डबल बॉन्ड हमारा होगा, डबल बॉन्ड अलग अलग जगह पर होगा, ये बात आपको ध्यान रखना। ये अलग अलग जगह पर हमारा लगा होना चाहिए, डबल बॉन्ड अलग अलग जगह पे होना चाहिए। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है, साथ ही साथ आपको ध्यान रखना मेरे भाई, कि जो फंक्शनल ग्रुप हमारा होना चाहिए, जो फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, वो भी अलग अलग जगह पे होना चाहिए। अगर हम यहां पर फंक्शनल ग्रुप की अगर हम बात करते हैं, जो क्रियात्मक समूह हमारा होता है, अलग अलग जगह पर हमारा होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इसको पोजीशन आइसोमेरिज्म के नाम से हम लोग जानते हैं। तो मेरे भाई ये पोजीशन आइसोमेरिज्म है, ये कहीं ना कहीं आइसोमेरिज्म को शो कर रहा है, यानी इसका केमिकल फॉर्मूला तो सेम है लेकिन इसका स्ट्रक्चर अलग अलग है। इसमें डबल बॉन्ड यहां है तो इसमें डबल बॉन्ड यहां है, इसका मतलब केमिकल फॉर्मूला तो सेम है, केमिकल फॉर्मूला सेम, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है इसका, मेरे भाई हम लोग सीधा कहेंगे इसका स्ट्रक्चर जो है ये डिफरेंट है। और अगर कभी भी ऐसा होता है, अगर कभी भी ऐसा होता है, तो ऐसी परिस्थिति में इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग आइसोमर के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग आइसोमर कहते हैं, समावयवी के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो समावयवी के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो मेरे भाई ये किसको शो करेगा, तो ये आइसोमेरिज्म को शो करेगा, और आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ये सब प्रैक्टिस से आएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका खतरनाक है, तेरा ग्रेफाइट की हम बात कर रहे हैं। एक बात बताइए मेरे भाई कि जब कभी भी हम ग्रेफाइट की बात करते हैं तो ग्रेफाइट कैसा स्ट्रक्चर बनाता, तो ये हमारा लेयर्ड स्ट्रक्चर बनाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसकी संरचना कैसी होती, तो लेयर्ड होती है, एक के ऊपर दूसरा होता है, एक के ऊपर दूसरा होता है, ऐसे करके। तो ये लेयर्ड स्ट्रक्चर हमारा होता है। यानी कहने का मतलब कुल मिलाकर के अगर देखना चाहते हैं तो ये लेयर्ड स्ट्रक्चर में हमारा ये बनाता है इस तरीके से। ये आपको कुछ इस तरीके से एक के ऊपर दूसरा, एक के ऊपर हमारा दूसरा, इस तरीके से हमारा ऐसे हमारा ये कंपाउंड बनाता है। तो एक के ऊपर हमारा ये दूसरा बनाता है, ऐसे करके अगर देखिए तो ये लेयर बाय
बाय लेयर हमारा स्ट्रक्चर बनाता है, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन एक कार्बन 3 कार्बन से घिरा हुआ रहता है। एक कार्बन कितने कार्बन से इसमें घिरा रहता है? इसमें एक कार्बन 3 कार्बन से, ये कार्बन है, और एक कार्बन कितने कार्बन से? तो एक कार्बन यहां, एक कार्बन यहां, एक कार्बन यहां, 3 कार्बन से घिरा हुआ रहता है। लेकिन ये लेयर बाय लेयर स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें दो तरह की चीजें आती है सामने में। जब लेयर बाय लेयर स्ट्रक्चर हमारा होता है तो जो बॉन्डिंग होती है वो किसके किसके बीच में बॉन्डिंग होती है? एक तो कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड बनता है, एक तो कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड बनता है, एक तो हमारा कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड बनेगा, और कार्बन अधातु है, ये भी अधातु है, और मेरे भाई ये दोनों के बीच में अगर बॉन्ड बन रहा है, इसका मतलब अधातु अधातु के बीच बंधन बन रहा है। इसका मतलब है कि अधातु और अधातु के बीच बंधन का निर्माण हो रहा है। तो एक अधातु दूसरा भी हमारा अधातु, अधातु अधातु के बीच अगर बंधन बनता है, इसका मतलब आप समझ लीजिए यहां पर हमारा कैसा तो कोवलेंट कंपाउंड बनेगा। ये हमारा कैसा कंपाउंड बनेगा? तो हम लोग यहां पर कहेंगे ये हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये सहसंयोजक यौगिक का निर्माण होगा। तो एक तो पता चल गया। दूसरा हमारा क्या है? एक कार्बन से जुड़ा हुआ ऐसा तो हमारा होगा स्ट्रक्चर, लेकिन एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा ऐसे होगा। तो मेरे भाई याद रखना, एक लेयर और दूसरे लेयर के बीच में हमारा वेंडरवाल वीक फोर्स हमारा होता है, वेंडरवाल फोर्स होता है। तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, इसमें लेयर लेयर के बीच में जो हमारा बॉन्ड होता है, लेयर लेयर के बीच, लेयर लेयर के जो बीच बॉन्ड होता है लेयर लेयर के बीच जो हमारा बॉन्ड होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग वीक वेंडरवाल फोर्स के नाम से हम लोग जानते हैं। यहां पर हमारा क्या होगा मेरे भाई? तुम कहेंगे वीक वेंडर, यहां पर हमारा वीक वेंडरवाल फोर्स हमारा होगा। ये हमारा वीक वेंडरवाल फोर्स हमारा होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यहां पर वीक वेंडरवाल फोर्स होता है, जबकि यहां पर कोवलेंट बॉन्ड जो बनता है हमारा, ये स्ट्रांग होता है। अब आपसे से क्वेश्चन पूछा गया, उसको आप देखिए यहां पर गौर से। तो ग्रेफाइट में मेरे पास तारित जालक होता है, और ये इसकी परतें जो जुड़ी होती है मेरे पास, लेयर लेयर जो जुड़ा होता है वो पूछा गया है। तो बताइए लेयर लेयर के बीच में कैसा बंधन है? तो लेयर लेयर के बीच में जो बॉन्ड होगा वो वीक वेंडरवाल फोर्स हमारा होता है। तो मेरे भाई वेंडरवाल फोर्स तो होगा, और उसको वीक वेंडरवाल फोर्स के नाम से जानते हैं, और आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर यहीं पर कार्बन कार्बन के बीच में अगर बोलता तब आंसर हमारा बी होता है। तो मेरे भाई ये दोनों बात आपको ध्यान रखना, और एक कार्बन 2 कार्बन से, एक कार्बन हमारा 3 कार्बन से जुड़ा होता है, उसको भी आप याद रखेंगे। चलिए समझ में आ गया क्या? ये क्वेश्चन आपके लिए अब देखिए, सूडोपोडिया का जो प्रचलन अंग होता, सॉरी अमीबा का जो प्रजनन अंग होता वो क्या होता? सूडोपोडिया होता। अमीबा अगर चल फिर पाता सूडोपोडिया से, उसके शरीर में होता, और भोजन को भी खाने का, पकड़ने का काम सूडोपोडिया से करता है। युगलिनों में फ्लैजिला होता, और किसी चीज का पता लगाता है, अपना सूंग निकला रहता, उसी को फ्लैजिला कहते हैं। और प्लाज्मोडियम मेरे भाई प्रोटोजोआ है, उसमें कोशिका भित्ति नहीं होती। ये मिलान सही नहीं है, लेकिन याद रखना है कि जिस प्लाज्मोडियम की हम बात कर रहे हैं, ये जो हमारा प्लाज्मोडियम है, ये जो हमारा प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम हमारा क्या ये ये प्रोटोजोआ है। इसकी वजह इसकी वजह से मलेरिया होता है, ध्यान रखेंगे। और इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, ध्यान रखना है। एक कोशिकीय जीव हमारा, एक कोशिका भित्ति उसमें नहीं होता है। मेरे पे भरण उत्तक बोला गया, तो भरण उत्तक जो भरने का काम करेगा, जो खाली जगह को भर देता है, उसको भरण उत्तक कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि भरण उत्तक भरने का जो काम करेगा वो कॉर्टेक्स में कॉर्टेक्स हमारा भरण उत्तक होता है। भरण उत्तक की याद रखेंगे, भरण उत्तक में कॉर्टेक्स हमारा हो जाएगा। साथ ही साथ हमारा क्या होगा कहेंगे, हमारा इंडोडर्म होता है। इंडोडर्म, कॉर्टेक्स के बाद इंडोडर्म और पेरिसाइकिल और हमारा मेडुला होता है, जो हमारे उत्तक वगैरह होते हैं उसके बीच में अगर खाली जगह तो उसको भर देता है, उसको भरण उत्तक के नाम से हम लोग जानते हैं। आपको ध्यान रखना, बिहार इंटर ये मंजिल बैच आप देख पा रहे होंगे, ये 12th का जो एकेडमिक का तैयारी करता है उसको आप रिकमेंड कर सकते हैं। सर का ये मैथमेटिक्स का बैच चलता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला मेरे भाई आपको मिलान करना है। आप जानते होंगे कि यहां पर अलैंगिक जनन उदाहरण दे रखा है। सबसे पहला तो आप जानते हैं कि पत्ती के दौरान अगर नए पौधे का निर्माण होता है तो हमारे ब्रायोफाइलम में होता है। ब्रायोफाइलम में क्या होता है कि पत्ती के द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है। इसका मतलब है कि ये हमारा ब्रायोफाइलम होगा तो ए का तो हमारा 3 मैच करेगा। देखिए ए का 3 कहां, ए का 4 यहां, ये नहीं होगा। ए का 3 यहां भी है, ए का 3 यहां है, बी का 4 यहां भी, तो बी का 4 ही होगा। और बी में मूल द्वारा हमारा कायिक जनन अगर होगा तो हम कहेंगे शकरकंद में होगा, ये बी का तो 4 ऑटोमेटिक हमारा हो जाएगा। अब इसमें सी में हम लोग देखते हैं तना के द्वारा और बीजाणु द्वारा। मेरे भाई बीजाणु द्वारा हमारा कहां पे होता है, तो बीजाणु द्वारा हमारा वहां पे होता है जिस वैसे पौधे में होता है जिस पौधे में मेरे भाई फूल फल नहीं होता है, या फिर जो बिना फूल वाला पौधा होता है। इस ऐसे समझिए, जो बिना फूल वाला पौधा हमारा होता है, जो बिना फूल वाला पौधा होता है, जो बिना फूल वाला पौधा होता है उसकी हम बात करते हैं। और बिना फूल वाला पौधा की अगर हम बात करते हैं इसको क्रिप्टोगेमी कहते हैं, याद कीजिएगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग क्रिप्टोगेमी के नाम से हम लोग जानते हैं। और जो क्रिप्टोगेमी हमारा होता है इसी के अंदर हमारा थैलोफाइटा आता है, इसी के अंदर थैलोफाइटा, इसी के अंदर हमारा क्या कहते हैं, इसी में हमारा
ब्रायोफाइटा, और इसी में हमारा क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर इरिडोफाइटा की हम बात करें, आपको ध्यान रखना है। तो मेरे भाई बीजाणु द्वारा अगर स्पोर फॉर्मेशन अगर होता, तो बिना फूल वाले पौधे में स्पोर फॉर्मेशन द्वारा हमारा जनन होता है। तो राइजोपस तो कवक है ना, ये हमारा कवक है, और कवक हमारा किस में आता है, थैलोफाइटा में आता है। ये किस में आएगा, तो कहेंगे थैलोफाइटा में आएगा। इसका मतलब मेरे भाई बीजाणु द्वारा जनन अगर हमारा होगा, तो कहेंगे डी का 2 मैच कर देगा, राइजोपस हमारा हो जाएगा। तो बचा कौन, एक मिक्स कर दीजिए इसको। इसका मतलब 3 4 1 2 कहां है, तो 3 4 1 2 आपको दिख रहा है, 3 4 1 2 कहां, ऑप्शन नंबर सी में है। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सी, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, कच्चा हरा फल पकने के बाद रंग बदल लेता है, इसका मतलब कच्चा हरा फल है तो क्लोरोप्लास्ट है, और वह अगर हमारा रंग बदल दिया तो क्रोमोप्लास्ट में वो बदल जाता है। इस बात को ध्यान रखें। इसको वर्णी लवक हम लोग कहते हैं, इसको हरित लवक, इसको वर्णी लवक कहते हैं। कौन सा मेरे भाई सरल प्रोटीन का हमारा उदाहरण है, सरल प्रोटीन का कौन सा उदाहरण है, तो हीमोग्लोबिन सरल प्रोटीन का उदाहरण नहीं है, केरोलाप्सिन ये भी नहीं है, थायरोग्लोबिन ये भी नहीं है, हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर सरल प्रोटीन की बात करता है तो ब्लड के जो प्रोटीन होते हैं, जिसको हम लोग एल्बुमिन कहते हैं, जिसको हम लोग ग्लोबुलिन कहते हैं, ये हमारे एल्बुमिन और ग्लोबुलिन जो होते हैं, ये दोनों हमारे क्या तो सरल प्रोटीन के रूप में जाना जाता है, और ये ब्लड के प्रोटीन होते हैं। स्केपुला हड्डी जो होती है वो कहां पे होती है, तो ये कंधे में होती है, और कंधा को हम लोग क्या कहते हैं, अंस मैकुला के नाम से हम लोग जानते हैं। इसका इंग्लिश टर्म मेरे भाई ये गलत दे रखा है, ये कंधा पे होता है, ये जो कंधा हमारा होता है यहाँ पे स्कैपुला होता है, स्कैपुला हम लोग जॉइंट्स कहते हैं। और पेल्विक गार्डिल जो होता है ये कहां पे, तो हमारे कमर में होता है, ये पेल्विक गार्डिल जॉइंट्स हमारा कमर में होता है, याद रखना। कशेरुदंड जो वर्टिब्रेट्स होते हैं मेरे भाई, जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है, उसको कशेरुदंड वर्टिब्रेट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निषेचन के बाद बोला गया है कि निषेचन पुष्प के किन अंगों में, पुंकेसर, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र दल और बाह्य दल हमारा क्या होता है। तो जब मेरे भाई फर्टिलाइजेशन हमारा हो जाता है, जब निषेचन के बाद क्या होगा, सब कुछ झड़ जाता है। सिर्फ हम लोग कह सकते हैं यहां पर सब कुछ झड़ जाएगा सब कुछ हमारा झड़ जाता है, लेकिन जो बाह्य दल पुंज जिसको सेपल कहते हैं, वो बहुत सारे प्लांट में हमारा क्या होता है, रह जाता है, जो कि परमानेंट होता है। तो मेरे भाई ध्यान रखना कि बाह्य दल के अलावा और बस और सब झड़ जाता है, और कुछ पौधों में ये अस्थायी भी हो सकता है। तो आप निषेचन के बाद अगर देखेंगे तो प्लांट में हमारा ये सब झड़ जाएगा, ये सब झड़ जाएगा, सिर्फ बचेगा कौन, तो बाह्य दल बचता है, जिसको सेपल्स कहते हैं, जो ग्रीन कलर का हमारा होता है, सिर्फ वो बचता है, और हम कहते हैं कि वही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आधुनिक तकनीकी कौन सी गतिविधि प्राकृतिक पर्यावरण के प्रत्यक्ष अनजाने और प्रत्यक्ष अनजाने प्रभाव का कारण बनती है। तो मेरे भाई डीडीटी का उपयोग अगर करेंगे, तो अगर मान लेते हैं डीडीटी का अगर छिड़काव करते हैं, तो कीटनाशक होता है, ये क्या है, इसको हम लोग कीटनाशक कहते हैं। अगर कीटनाशक का अगर अचानक छिड़काव करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में मेरे भाई आधुनिक तकनीक मनुष्य के लिए हानिकारक हो सकता है। नहीं तो ये मनुष्य के लिए हानिकारक नहीं है, लेकिन ये हमारा अनजाने में ये हमारा इसकी वजह से हानिकारक पेस्टिसाइड्स हमारा होता है। आप देखते होंगे मंजिल बैच और निर्माण बैच, ये आपका यहां पर दिख रहा होगा, ये भी एकेडमिक सेशन के लिए चल रहा है, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर। आगे चलते हैं, पीयूष ग्रंथि का ऑपरेशन करने से पीयूष ग्रंथि को क्या करते हैं, तो हटा दिया जाता है। अगर पीयूष ग्रंथि को ऑपरेशन करने के बाद हटा दिया जाए, तो रुधिर में किसकी कमी होती है, तो रुधिर में सोडियम कम हो जाता है और पोटेशियम की मात्रा अधिक हो जाती है। अगर किसी के शरीर में सोडियम की मात्रा कम हो जाती है, तो मेरे भाई उसका स्मरण शक्ति खो जाता है, बोलेगा कुछ करेगा कुछ, यानी कहने का मतलब कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है उसके शरीर में। अगर आपके शरीर में अगर सोडियम की मात्रा अगर कम हो जाएगी, तो आप ज्यादा कंफ्यूजन में रहेंगे, हेडेक रहेगा, यानी करेंगे कुछ, समझेंगे कुछ, चलेंगे कहीं, करेंगे कुछ। तो ऐसी परिस्थिति हमारा होता है। पीयूष ग्रंथि को आप हटा देते हैं, तो सभी हार्मोन तो यही से सीक्रेट करता है। तो ऐसी परिस्थिति में रुधिर में सोडियम कम हो जाएगा और पोटेशियम की मात्रा अधिक हो जाती है। और इसका कारण हमारा क्या है, तो हम कहेंगे इसका कारण हमारा क्या है, तो कहेंगे इसका कारण हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स का क्षय होना हमारा होता है। अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स का अगर हमारा क्षय होता, तो ये दोनों चीजें हमारे क्या होती है, एक तो कम हो जाएगा, दूसरा हमारा बढ़ जाता है। अगला मेरे भाई यहां पर मोनोसोमिक जो कहलाता है वो किसको कहते हैं, इसमें से कोई ऑप्शन आपका नहीं है। तो मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, केमिकल फॉर्मूला हमारा होता है मोनोसोमी के लिए, केमिकल फॉर्मूला हमारा क्या होता है। अगर हम मोनोसोमी की अगर हम बात करते हैं, तो याद रखना, अगर हम मोनोसोमी की बात करते हैं, केमिकल फॉर्मूला क्या होगा तो इसके लिए केमिकल फॉर्मूला हमारा क्या होता है, तो कहेंगे 2n-1 होता है। अगर यही चीज ट्राइसोमी की अगर हम बात करते हैं, तो ट्राइसोमी के लिए केमिकल फॉर्मूला याद रखना मेरे भाई, ये हमारा क्या होता है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। और जो ट्राइसोमी होता है, इसके लिए हमारा 2n+1 होता है। इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है, अगर टेट्रासोमी की अगर हम बात करते हैं, अगर ये सेल डिवीजन में ये सारा प्रोसेस होता है, इसमें क्या होगा, तो हम लोग सीधा कहेंगे कि 2n+ में हमारा 2 हो जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना। तो मेरे भाई इसमें से कोई ऑप्शन हमारा नहीं है, तो आंसर करेंगे ऑप्शन से कोई नहीं, क्योंकि इसके लिए ये फॉर्मूला हमारा होना चाहिए था। चलिए आगे चलते हैं। साइटोप्लाज्म एक द्रव हमारा होता है जो मौजूद होता है किसमें, तो हम लोग जानते हैं मेरे भाई साइटोप्लाज्म जो हमारा मौजूद होता है, जिस साइटोप्लाज्म को हम कहते हैं, यहां पर हम लोग कहते हैं कि साइटोप्लाज्म हमारा यहां पर कोशिका द्रव की बात करते हैं, वो कहां पे होगा, तो केंद्रक और कोशिका भित्ति के बीच में होता है। यही आंसर करेंगे, केंद्रक और कोशिका भित्ति के जो बीच में द्रव पदार्थ
होता है उसी को हम लोग कहते हैं। यहाँ पर आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। साइटोप्लाज्म वगैरह के बारे में डिटेल से कभी भी अगर आएगा तो उसमें कराएंगे। अभी चूंकि इसके बाद जो है मैथ क्लासेस होना है, इसलिए हम आपको जल्दी थोड़ा सा छोड़ेंगे। अंत में पहुंचते ही भोजन का जो मिश्रण है सबसे पहले किस तरल में होता है, याद रखना मेरे भाई। यहां पर हम कहेंगे अग्न्याशय रस की बात करते हैं, तो भोजन का मिश्रण सबसे पहले किस तरल में हमारा, अंत में पहुंचते ही भोजन का मिश्रण जो होता है वो सबसे पहले किस तरल में हमारा होता है, अग्न्याशयी रस में होगा, जिसको पैंक्रियाटिक जूस कहते हैं। और इस पैंक्रियाटिक जूस में हमारा क्या होता है, एमाइलेज एंजाइम होता है, लाइपेज एंजाइम होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, जो कि प्रोटीन का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन और वसा का पाचन हमारा पूरी तरीके से करता है। इस बात को ध्यान रखना। अंग जिसमें वृद्धि हमारा हार्मोन होता है, वृद्धि हार्मोन मेरे भाई कहां से तकेंगे, पीयूष ग्रंथि से हमारा सीक्रेट करता है, इसको ग्रोथ हार्मोन के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला है रक्त कैंसर के उपचार में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं सोडियम 32 की अगर हम बात करते हैं, इसका दो जगह इस्तेमाल होता है। एक तो ब्लड कैंसर में इसका इस्तेमाल करते हैं, एक तो इसका इस्तेमाल ब्लड कैंसर में किया जाता है, दूसरी तरह इसका इस्तेमाल अगर करते हैं तो वो कहां पर करेंगे मेरे भाई, तो डीएनए की स्टडी के लिए हम लोग करते हैं। डीएनए की स्टडी के लिए हम लोग करते हैं, डीएनए की जो स्टडी होती है उसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये हमारा हो गया। दूसरी बात आपको ध्यान रखना मेरे भाई, सोडियम लेवल का पता लगाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, या फिर थायराइड में जो हम लोग जानते हैं कि नमक की कमी हो जाती है तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आयोडीन 131 की अगर हम बात करते हैं तो थायराइड में जो कैंसर होता है उसके उपचार के लिए करते हैं। तो मेरे भाई ये कहां पर, तो थायराइड कैंसर के उपचार के लिए इस्तेमाल होता है। थायराइड कैंसर के उपचार के लिए आयोडीन 131 का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सोडियम 24 की अगर बात करते हैं तो आयोडीन की कमी का पता लगाने के लिए हम लोग करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। ये कहां, तो कहेंगे यहाँ पर जो आयोडीन की अगर हम बात करते हैं उसकी कमी का पता लगाने के लिए करते हैं। तो आपसे ब्लड कैंसर के बारे में बोला, उसके उपचार में किसका इस्तेमाल करेंगे, तो फास्फोरस 32 का इस्तेमाल करते हैं। आंसर करेंगे हमारा ये हो जाएगा। तो मेरे भाई एक चीज हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है थोड़ा उटपटांग आता है, इसीलिए टाइम थोड़ा लग जाता है, लेकिन हमारा कोशिश ये रहेगा कि नेक्स्ट क्लासेस से हम थोड़ा सा जो है, जो टेक्निकल टीम हमारे हैं जो क्वेश्चन को सेट करते हैं, उनसे थोड़ा हम कहेंगे क्वेश्चन थोड़ा बैलेंस होना चाहिए। नहीं तो पता चलता है कि क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन एकदम लेवल में होता है, टॉप लेवल पे होता है, जाहिर सी बात है टाइम तो लगभग करेगा। फिर भी हम कोशिश की आपको थोड़ा जल्दी खत्म करने का, लेकिन मेरा ये कोशिश रहेगा नेक्स्ट टाइम से उसको थोड़ा समझा देंगे कि कैसे क्वेश्चन को पैटर्न में डालना है, ताकि आपके लिए वो ज्यादातर यूजफुल हो पाएगा। इसलिए टाइम ज्यादा लग जाता है। इसके बाद मैथ की क्लासेस आपकी होनी है, तो अभी इस क्लासेस को हम यहीं रखेंगे, बाद बाकी मेरे भाई मिलते हैं अगली क्लासेस में। लेकिन जितने लोग लाइव थे सभी लोग एक बार जल्दी से मेरे भाई सेशन को जल्दी लाइक कर दीजिए। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।